डूम्सडे रूल आ चुका है। धरती के हर इंसान के लिए नो या कोई भी नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। एक बार कहा और उसी वक्त मौत। और मेरे नेबर ने इसी नो बैन का फायदा उठाकर मेरा सारा जमा किया हुआ फूड लूट लिया। एरियन, मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे अपना आधा पानी दे सकते हो? एरियन, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या मैं तुम्हारा सेव किया हुआ फूड ले सकता हूँ? मुझसे सब कुछ छीनने के बाद उसने मुझे बालों से पकड़ा। तुम्हारे घर से मिला वो क्रैकर्स का आखिरी पैकेट बुरा नहीं है। वो बिना किसी फिक्र के हंसता है, जानबूझकर आवाज करते हुए चबाता है। मैं उसे घूरता हूं, गुस्से से जलता हुआ और बिल्कुल पावरलेस। आखिरकार भूख और ह्यूमिलिएशन से तड़प कर मेरी जान निकल जाती है। जब मेरी आंखें दोबारा खुलती हैं तो मैं डूम्सडे रूल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले वापस आ चुका हूं। दीवार के पार से मुझे मार्कस की वाइफ नोरा की हल्की हल्की हंसी और स्वीट बातें सुनाई देती हैं। स्वीट हार्ट, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही अच्छे रहोगे? मैं मुस्कुराता हूँ। इस बार हंटर और प्रे अपना रोल्स बदल रहे हैं। मार्कस ने मुझसे जो कुछ छीना था, मैं उससे वो सब डबल वापस ही नहीं लूंगा, बल्कि उसे अपनी हर प्यारी चीज मेरे हवाले करनी पड़ेगी। उसकी वाइफ, उसका चाइल्ड, हर एक चीज जो उसकी है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नो नहीं कह सकता, वहां हर क्वेश्चन एक ऐसी तेज ब्लेड है जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं इस रूल का असली मतलब समझने में बहुत स्लो था। ये नो बैन उसे अनलिमिटेड पावर देता है जो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका असली खेल लॉजिक में छिपा है। बस सही क्वेश्चन क्राफ्ट करो और तुम अपने ओपोनेंट को एक ऐसे पैराडॉक्स में ट्रैप कर दोगे जिससे वो कभी नहीं निकल पाएगा। और एक टॉप लॉ स्टूडेंट होने के नाते लॉजिक, ट्रैप्स और लैंग्वेज के साथ खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बेड से उठता हूं और कंफर्म करता हूं आज का दिन वो आखिरी दिन है जब सब कुछ बदलने वाला है। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूं, पूरे 2 लाख मौजूद है। ये वो मनी है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी ग्रेजुएट स्कूल के लिए सेव किया था। पास्ट लाइफ में डूम्सडे रूल के आते ही ये पैसे वर्थलेस हो गए थे, लेकिन अब ये मेरे रिवेंज का सबसे पहला लीवर बनेगा। मैं शहर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट ऐप खोलता हूं और बिना किसी रहम के तेजी से अपनी कार्ट लोड करना शुरू कर देता हूं। जो भी सप्लाई मुझे याद आती है वो लिस्ट में चली जाती है। 20 मिनट्स बाद 2 लाख का ऑर्डर रेडी है। नोट्स फील्ड में मैं बस एक लाइन टाइप करता हूँ, क्या तुम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? और फिर मैं सेंड दबा देता हूँ। कंफर्मेशन स्क्रीन तुरंत पॉपअप होती है। ये काम कर गया। मैं बाहर उस शांत और अनजान दुनिया को देखता हूँ और मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। मार्कस, गेम शुरू हो चुका है। आर यू रेडी? अगली सुबह ठीक 9 बजे एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस पूरी दुनिया के साथ बिलियन लोगों के दिमाग में एक साथ गूंजती है। रूल अनाउंसमेंट इमीडिएट इफेक्ट से लागू। सभी इंसानों को नो या किसी भी नेगेटिव मीनिंग वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। एंजॉय द गेम। एक पल के लिए पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है और फिर चीखें और केओस ऐसे फट पड़ते हैं जैसे समंदर में कोई बर्फीला तूफान आ गिरा हो। मैं खिड़की पर खड़ा बिल्कुल शांत होकर नीचे गली का तमाशा देख रहा हूँ। पास ही एक आदमी घबराहट में पलटकर दूसरे पर चिल्लाता है, मेरे पास मत आना। अगले ही सेकंड एक इनविजिबल फोर्स उसे मिटा देती है। राग के सिवा कुछ नहीं बचता। हर तरफ टेरर की चीखें गूंज उठती हैं। मैं शांति से कर्टन्स लगा देता हूं और बाहर की आवाजों को ब्लॉक कर देता हूं। मेरा फोन बजता है। यह सुपरमार्केट मैनेजर है, जिसकी आवाज डर और आंसुओं से कांप रही है। वो हकलाते हुए पूछता है कि मैंने जो ऑर्डर किया है उसका नोट इतना अजीब क्यों है। मैं पानी की तरह शांत होकर जवाब देता हूँ, क्या तुम ऑर्डर की सारी चीजें डिलीवर करने के लिए तैयार हो? दूसरी तरफ बिल्कुल साइलेंस। 1 घंटे बाद मेरी बिल्डिंग के नीचे एक मैसिव ट्रक आकर रुकता है। कुछ डरे हुए वर्कर्स मैनेजर के साथ फ्रेंडली नेगोशिएशन के बाद मेरी सप्लाईज को ऊपर लाना शुरू कर देते हैं। मेरा अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर है। कोई एलिवेटर नहीं है। मेरी सप्लाई से पूरा हॉलवे भर जाता है। नेबर्स अपने दरवाजों के पीपहोल से झांक रहे हैं। उनकी आंखों में डर और ग्रीड साफ दिख रही है, लेकिन बाहर आने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब आखिरी बॉक्स ऊपर पहुंचता है तो वर्कर मेरी तरफ देखता है। उसके होंठ कांप रहे हैं और वो मुश्किल से खड़ा है। सर, क्या अब हम जा सकते हैं? मैं मुस्कुराता हूं और उन सबको पानी की एक बॉटल और ब्रेड पकड़ा देता हूं। ऑफ कोर्स, क्या तुम अभी यहां से जाने के लिए तैयार हो? जैसे कैदियों को आजादी मिल गई हो, वो बदहवास होकर वहां से भाग खड़े होते हैं। मैं दरवाजा बंद करता हूं, सप्लाईज के पहाड़ से टिक कर बैठता हूं और आखिरकार अपनी एग्जॉशन को महसूस करता हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं एक ब्रांड न्यू टूल बॉक्स खोलता हूं और अपने शेल्टर को रीइंफोर्स करना शुरू कर देता हूं। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने नेबर की मदद की पुकार का जवाब देने की गलती की थी और बता दिया था कि मेरे पास सप्लाईज है। उसी पुकार ने मार्कस जैसे भूखे भेड़िए को मेरे दरवाजे तक ला खड़ा किया था। इस बार मेरी दुनिया को सिर्फ साइलेंस चाहिए। मैं पूरी दोपहर सील करने में बिता देता हूँ। हर दरवाजे और विंडो के हर क्रैक को। मैं बेडरूम के दरवाजे पर 3 एक्स्ट्रा लॉक्स लगा देता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं काउच पर गिर पड़ता हूँ। पानी के कुछ बॉक्सेस अभी हॉलवे में बाहर रखे हैं।
मैं अपनी सांसें कंट्रोल करता हूँ और आखिरी बार खुद को उठाता हूँ। जैसे ही मैं आखिरी बॉक्स अंदर खींच रहा होता हूँ, हॉल के उस पार वाला दरवाजा खुलता है। मार्कस अपना सिर बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर वही परफेक्टली रिहर्स्ड स्माइल है, एक वार्म और फ्रेंडली नेबर वाली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन बॉक्सेस पर पड़ती है जिन्हें मैं अभी तक अंदर नहीं ले गया हूं, मैं उसकी आंखों की गहराई में उस ग्रीड की चमक को देख लेता हूं। बिल्कुल वही लुक जो पास्ट लाइफ में मुझे दीवार से लगाते वक्त उसकी आंखों में था। वो मुझे देखता है और सरप्राइज होने का नाटक करता है। वो एरियन, क्या तुम यहाँ शिफ्ट हो रहे हो? उसकी नजरें मेरे पास रखे पानी के बक्सेस पर ऐसे चिपक जाती हैं जैसे कोई सांप जीभ निकाल रहा हो। मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस उसकी परफॉर्मेंस देखता रहता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में इसी काइंडनेस के मास्क ने मुझे धोखा दिया था। उसने एक केयरिंग ओल्डर फ्रेंड का नाटक किया, मेरी लाइफ के बारे में पूछा और मेरे सारे राज उगलवा लिए। और फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब उसने अपने असली फैंस दिखा दिए। मेरी साइलेंस से बेपरवाह वो मुस्कुराता रहता है और कैजुअली मेरे पैरों के पास रखे पानी के बॉक्स की तरफ इशारा करता है। मैं उसकी उंगली को घूरता हूँ और अपने हाथ में पकड़े रेंच को उस पर दे मारने की अर्ज को कंट्रोल करता हूँ। मुझे काम रहना होगा, अभी सही टाइम नहीं आया है। वे पहले ही मेरे बिछाए जाल में कदम रख चुका है। मुझे बस उसे स्टेप बाय स्टेप अपनी मर्जी से ट्रैप के बिल्कुल सेंटर तक लाना है। उसे लगता है कि कंट्रोल अभी भी उसी के पास है, कि वो अभी भी हंटर है और मैं वही हेल्पलेस और फूलिश प्रे हूं जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। वो सबसे सिंपल क्वेश्चंस के साथ मुझे टेस्ट करना चाहता है, ये देखने के लिए कि क्या मैं रूल समझता हूं या मेरी लिमिट्स क्या हैं। वो मेरा दरवाजा खोलकर कम से कम कॉस्ट पर मेरी चीजें लूटना चाहता है। तो पूछो ना, तुम्हारी जुबान से निकला हर एक वर्ड वो रस्सी बनेगा जिससे तुम खुद को फांसी लगाओगे। मार्कस आखिरकार अपना छोटा सा वन मैन शो खत्म करता है, नीचे झुकता है और अपना चेहरा मेरे करीब लाता है, एक ऐसी टोन बनाते हुए जो उसे वार्म और फ्रेंडली लगती है। एरियन यार, बाहर बहुत गर्मी है, क्या तुम अपना आधा पानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो? आ गया सवाल। ये क्वेश्चन किसी शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह हॉलवे की घुटन में गूंज उठता है, जैसे हवा ही फ्रीज हो गई हो। मैं डूबते सूरज की आखिरी रोशनी में उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल्स तक को देख सकता हूँ। मार्कस ने अपनी वो परफेक्ट स्माइल बनाए रखी है, उसकी आंखों में सर्टेनिटी चमक रही है कि वो पहले ही जीत चुका है। उसे पूरा यकीन है कि मैं मना नहीं कर सकता। आखिरकार ये रूल सब पर इक्वली अप्लाई होता है। मेरी पास्ट लाइफ में इसी क्वेश्चन का सामना करते हुए मैं पैनिक कर गया था। लड़खड़ाते हुए वर्ड्स के साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। आखिर में उस रूल के इनविजिबल वेट से दबकर मैंने बिना कुछ कहे हार मान ली थी। पानी का वो बॉक्स मेरे घर में उसका पहला कदम था और मेरी तबाही की शुरुआत। लेकिन अब उसके उस फेक चेहरे को घूरते हुए मेरा दिल बर्फ की तरह कोल्ड और पूरी तरह शांत है। उसे लगता है कि उसका क्वेश्चन बहुत क्लेवर है, क्या तुम आधा शेयर कर सकते हो? एक बिल्कुल वेग और ओपन एंडेड सवाल। ये पूरी तरह ट्रैप से भरा है। वो नेबर होने की फेमिलियरिटी को वेपन की तरह यूज कर रहा है ताकि वो एक रॉबरी को जनरसिटी का रूप दे सके। वो इस नो बैन की फोर्स का फायदा उठा रहा है ताकि मैं मना कर सकूं। अगर मैं मान गया तो उसे फ्री में रूल्स की लिमिट्स और मेरी वीकनेस का पता चल जाएगा। अगर मैं पैनिक हुआ और बहस करने लगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे वो आसानी से कुचल सकता है। ये नाटक बंद करो मार्कस। तुम्हारी ये चीप स्माइल तुम्हारे सिवा किसी और को बेवकूफ नहीं बना रही। उसे जवाब देने के बजाय मैं धीरे से बोलता हूँ। मार्कस, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जानबूझकर पॉज लेता हूँ और फिर मैं एक एक वर्ड चबाकर वो सब बोलता हूँ जो उसके सवाल के पीछे छिपा था। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि जो पानी मैंने इतनी मेहनत से खरीदा, 3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर लाया, उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे दूं? क्या तुम्हारा यही मतलब है? पूरे हॉलवे में डेड साइलेंस छा जाता है। मार्कस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसके चेहरे की वो गर्माहट गायब हो जाती है और उसकी जगह एक शार्प सस्पिशन आ जाता है। उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसकी नजरों में मैं हमेशा से शांत और थोड़ा स्लो था, और फिर भी मैं आज ऐसी चाल चल रहा हूं। मैंने उसके छिपे हुए इरादों को सबके सामने खोल कर रख दिया है और अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे ही वो हाँ कहेगा, उसका ये नाइस गाय वाला नाटक सबके सामने बेकाब हो जाएगा। इस अपोकलिप्स में जो कोई भी खुलेआम मुफ्त की चीजें मांगने की बात कबूल करेगा वो तुरंत सबका टारगेट बन जाएगा। लेकिन वो नो भी नहीं कह सकता क्योंकि उसका मतलब है इंस्टेंट डेथ। हॉलवे में कई दरवाजे हल्के से खुल जाते हैं। दरवाजों के पीछे से आंखें और कान टिके हैं जो डूम्सडे रूल के इस पहले असली क्लैश को टेंशन के साथ देख रहे हैं। मैं उन सभी आंखों को महसूस कर सकता हूं जो मेरे और मार्कस के बीच शिफ्ट हो रही हैं। मार्कस के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। वो घबराहट में थूक निकलता है। उसका वो सेल्फिश दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रहा है। लेकिन मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा।
मैं फिर से मुस्कुराता हूँ। इस बार मेरी मुस्कान में एक मौकरी है और मैं अपना दूसरा क्वेश्चन फेंकता हूँ, या फिर मैं शब्दों को खींचते हुए बोलता हूँ, मेरी नजरें उसके कंधे के पीछे उस आधे खुले दरवाजे पर है। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ नोरा को इस आधे पानी के बदले में मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? मार्कस के दिमाग में जैसे कुछ फट पड़ता है। उसके सोचने समझने की आखिरी डोर भी टूट जाती है। उसका चेहरा सफेद से गुस्से में लाल और फिर भयानक रूप से हरा माइनस नीला पड़ जाता है। वो मुझे फटी हुई आंखों से घूरता है। उसके लालच और कैलकुलेशन का नामो निशान मिट चुका है। उसकी जगह सिर्फ शौक और रॉ फ्यूरी है, जैसे वो अभी मुझ पर झपट कर मुझे चीर देना चाहता हो। मेरे शब्द पूरे हॉलवे में एक बम की तरह गिरते हैं। इस ड्रामा का थ्रिल साफ तौर पर अपोकलिप्स के डर से कहीं ज्यादा है। मार्कस के पीछे दरवाजा एक आवाज के साथ पूरी तरह खुल जाता है। नोरा का शांत और ब्यूटीफुल चेहरा कंफ्यूजन और अलार्म से भर चुका है। उसने यकीनन इस बहस को सुना होगा और बाहर देखने आई होगी, लेकिन बाहर आते ही उसने मेरे कहे हुए एक एक शब्द को सुन लिया। नो वार्निंग नो शेल्टर। टाइम जैसे धीमा हो जाता है। मैं उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखता हूँ, जब तक कि वो पेपर की तरह सफेद नहीं हो जाता। फिर उसकी नजरें मेरे मुस्कुराते चेहरे से हटकर अपने हस्बैंड मार्कस पर टिक जाती हैं। वो एक आंसर का इंतजार कर रही है, एक एक्सप्लेनेशन का, और मार्कस मेरे क्वेश्चन से उसी जगह पर गड़ चुका है। सभी नेबर्स की नजरों के सामने बेबस है, बिल्कुल अपनी उस वाइफ के सामने जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता है। वो पहले सवाल के लिए हाँ नहीं कह सकता। वो उसी वक्त सोशल सुसाइड होगा। वो दूसरे सवाल को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो अपनी फैमिली को तबाह नहीं करना चाहता। लेकिन वो नो भी नहीं कह सकता। हवा में इस पब्लिक टेकडाउन का एक इंटॉक्सिकेटिंग थ्रिल महसूस हो रहा है। मैं अपने हाथ बांधकर उसे पूरे आराम से देखता हूं। मार्कस, इनमें से कौन सा है? कोई एक चुनो, ताकि मैं तुम्हें एक प्रॉपर आंसर दे सकूं। साउंड फेयर? आखिरकार मार्कस, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है, नोरा को पकड़ता है, मेरे सवाल को पूरी तरह इग्नोर करता है और वापस अपने कमरे में भाग जाता है। और मैं पानी का आखिरी बॉक्स उठाकर जीत की एक खामोश खुशी के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आता हूँ। आधी रात में कोई मेरा दरवाजा नॉक करता है, बहुत सॉफ्ट, हेजिटेंट और प्रोबिंग तरीके से, जैसे किसी चीज को डिस्टर्ब करने से डर रहा हो। लेकिन उस दस्तक में एक डिस्पेयर छिपा है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और पीप होल से बाहर देखता हूँ। हॉलवे की मोशन सेंसर लाइट बंद है। सब कुछ डार्क है, लेकिन खिड़की से छनकर आती हल्की मूनलाइट में मैं उस चेहरे को पहचान लेता हूँ। पीला चेहरा जिस पर सूखे हुए आंसुओं के निशान है, वो नोरा है, मार्कस की वाइफ। उसने एक छोटे कमजोर से चाइल्ड को अपने सीने से लगा रखा है जो सो रहा है। उसका छोटा सा चेहरा मुरझाया हुआ है, वो साफ तौर पर अनवेल है। वो आज दोपहर के मुकाबले कहीं ज्यादा बुरी हालत में लग रही है। फटे हुए होंठ, खोखली आंखें, जैसे तूफान से कुचला हुआ कोई फूल। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं कोई आवाज नहीं करता। मैं बस खामोशी से उसे देखता रहता हूँ। मैं उसे अंधेरे में हल्के से कांपते हुए देखता हूँ, जो फियर और हेल्पलेसनेस से जकड़ी हुई है। आखिरकार जैसे अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। वो अपना सिर मेरे दरवाजे की ठंडी सतह से टिका देती है और सिसकने लगती है, मानो पूरी तरह टूट चुकी हो। प्लीज, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ये हॉलवे के सन्नाटे में एक छोटे हथौड़े की तरह टकराती है। सिर्फ तब मैं बोलता हूँ, दरवाजे के पार से एक कोल्ड और नपी तुली आवाज, क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारे चाइल्ड को बचाने के लिए तुम्हें फूड देने के लिए तैयार हूं? वो चौंक जाती है, उसका सिर ऐसे ऊपर उठता है जैसे उसे कोई लाइफलाइन मिल गई हो, और फिर वो सिकुड़ जाती है मेरी इस ब्लंटनेस से एकदम घबरा कर। वो रोते हुए पागलों की तरह सिर हिलाती है। हाँ, मेरे चाइल्ड को फीवर है। उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। प्लीज। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं सोच रहा हूँ, मार्कस कहाँ है? वो आदमी जो उससे प्यार करने की कस्में खाता था, जिसने हमेशा उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था, वो अब कहाँ है? सही कहा, वो शायद अभी भी दोपहर के उस पब्लिक टेकडाउन की वजह से गुस्से में जल रहा होगा। अपनी सारी पावरलेस रेज अपनी उस वाइफ और चाइल्ड पर निकाल रहा होगा, जो पलट कर वार नहीं कर सकते। एक ऐसा आदमी जो बाहर अपनी इज्जत गंवा कर आता है और घर आकर अपनी फैमिली पर गुस्सा निकालता है। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे लोगों को अनगिनत बार देखा है। मैं दरवाजा अनलॉक करता हूँ, लेकिन उसे सिर्फ जरा सा खोलता हूँ। चेन अभी भी मजबूती से लगी हुई है। उसी गैप से मैं मिल्क का एक कार्टन और 2 रैप्ड रोल्स बाहर बढ़ाता हूँ। पहले इस किड को कुछ खिलाओ। नोरा की आंखों में तुरंत चमक आ जाती है और वो कांपते हाथों से आगे बढ़ती है। ये हाथ कभी बहुत वेल केप्ट हुआ करते थे, अब टेंशन की वजह से उसके नकल सफेद पड़ चुके हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां कार्टन को छूती हैं, मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत लो और क्वाइट आवाज में बोलता हूँ। एक आदमी जिसे सिर्फ अपने प्राइड की परवाह है, अपनी वाइफ और चाइल्ड की नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? उसकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है।
कार्टन पकड़े हुए हाथ ऐसे पीछे हटते हैं जैसे किसी हॉट फ्लेम को छू लिया हो। मैं उसकी आंखों की लाइट को तेजी से डिम होते हुए देखता हूँ, जिसकी जगह अब कुछ और डीपर ले रहा है। वो लॉस्ट और एकिंग लुक जो तब आता है जब कोई आपका सच आपके सामने बोल दे। मैं छोड़ देता हूँ। मिल्क और ब्रेड उसकी बाहों में गिरते हैं और फिर मैं दरवाजा एक फर्म थड के साथ बंद कर देता हूँ उसे और उसकी सारी फीलिंग्स को उस पार सील करते हुए। मैं दोबारा नहीं देखता, लेकिन मुझे हॉलवे में उसके लड़खड़ाते हुए फुटस्टेप्स वापस जाते सुनाई देते हैं। तभी दीवार के पार से मार्कस की आवाज एक्सप्लोड होती है। तुम उस पीस ऑफ ट्रैश के पास रेंगते हुए फूड मांगने गई थी। तुमने मेरी पूरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। फिर नौरा के रोने की दबी हुई आवाज आती है और फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की डल थड सुनाई देती है। मैं उस ठंडे दरवाजे से टिक जाता हूँ। मेरे चेहरे पर एक स्लो और कोल्ड स्माइल फैल जाती है। गुड दरार आ चुकी है, लेकिन अभी इतना काफी नहीं है। करीब 10 मिनट्स बाद पड़ोस की बहस क्वाइट हो जाती है। उसकी जगह मार्कस के हॉलवे में चलने की आवाज आती है। उसकी आवाज जानबूझकर रेज्ड है, एंगर से भरी हुई। वो एक नेबर का दरवाजा नॉक करता है। वेड, अभी भी जाग रहे हो? तुम्हें कुछ बताना है? हॉल के उस पार वाला वो लड़का, वो अंदर तक रॉटन है। उसने उस डैम रूल का यूज करके मेरी वाइफ को सिर्फ थोड़े से फूड के लिए घुटनों पर ला दिया। लीसा, तुम्हें वॉच आउट करने की जरूरत है। हमारा नेबर एक मॉन्स्टर है। वो हम सबसे चुराने के लिए इस रूल का यूज कर रहा है। रूमर्स ही अपोकलिप्स में सबसे चीपेस्ट और शार्पेस्ट वेपन होते हैं, जो बिना किसी एफर्ट के फियर और हेट्रेड को इग्नाइट कर देते हैं। जल्द ही मेरे दरवाजे के बाहर फिर से फुटस्टेप्स जमा होने लगते हैं। इस बार कोई एक इंसान नहीं है। ये कम से कम 4 या 5 लोगों के शफलिंग और ओवरलैपिंग स्टेप्स हैं, जो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर ऐसे रुकते हैं जैसे कुत्तों का झुंड जिन्हें ब्लड की महक मिल गई हो। पीपहोल से मैं सबसे आगे मार्कस को देखता हूँ। उसका चेहरा एक डार्क और रिवेंज फ्यूल्ड सेटिस्फैक्शन से ट्विस्टेड है। उसके पीछे कई भारी भरकम मेन खड़े हैं जो सभी इसी बिल्डिंग के रेसिडेंट्स हैं। कुछ ने बेसबॉल बैट्स पकड़े हैं तो दूसरों ने रेंचेस को कसकर ग्रिप किया हुआ है। टेंशन पल भर में अपने पीक पर पहुंच जाती है। बाहर से भारी और रैगेड ब्रीदिंग की आवाजें आ रही हैं, जिनके और मेरे बीच सिर्फ एक पतले सिक्योरिटी डोर का फासला है। उनका ग्रीडी और विशस इंटेंट इतना थिक है कि लगता है जैसे जमकर टपकने लगेगा। एरियन, दरवाजा खोलो। मार्कस की आवाज दरवाजे के पार से आती है, एक फोर्स्ड अथॉरिटी के खोल में लिपटी हुई टाइटली कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। वो क्लियरली आज दोपहर की घटना से सीख चुका है। 4 छोटे वर्ड्स, सभी कमांड सावधानी से उन सभी सवालों को साइड स्टेप करते हुए जो रूल को ट्रिगर कर सकते हैं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूं, पीप होल से उस ट्विस्टेड चेहरे को देख रहा हूं। उसके पीछे वेड ने एक हैवी पाइप रेंच उठाया हुआ है और दूसरी तरफ लीसा जो खाली हाथ है। उसकी आंखें मेरे एंट्रीवे में रखे बॉक्सेस पर लॉक्ड है। ये नेबर्स नहीं है, ये वो वल्चर्स हैं जिन्हें ब्लड की महक मिल चुकी है। मैं अपनी जगह से नहीं हिलता, मैं बस देखता हूँ। एरियन, हम सब यहाँ नेबर्स हैं। टाइम्स बदल चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो मार्कस अपनी टोन को सॉफ्टन कर लेता है। तुमने एक इंसान के यूज से कहीं ज्यादा सामान खरीदा है। सबके साथ थोड़ा शेयर करो, हम सब तुम्हारी काइंडनेस याद रखेंगे। बिल्कुल सही कहा एड्रियन। बस दरवाजा खोल दो, हम बस बात करना चाहते हैं। वेड बीच में बोलता है, अनजाने में उस पाइप रेंच को अपनी हथेली पर टैप करते हुए। मेरे होठों पर एक कोल्ड स्मर्क आ जाती है। हाथों में वेपन्स लेकर बात करना चाहते हो? अपनी पास्ट लाइफ में मैं शायद फियर की वजह से उन्हें समझाने की कोशिश करता या वीकनेस के चलते हार मान लेता, लेकिन इस लाइफ में ये दरवाजा लाइफ और डेथ के बीच की लाइन है और ये मेरा स्टेज भी है। मैं अपना गला साफ करता हूँ। मेरी आवाज दरवाजे के पार जाती है, स्टेडी और क्लियर, बाहर मौजूद हर एक कान तक पहुंचती हुई। मार्कस, क्या तुम सबको ये बताना चाह रहे हो कि तुमने उन्हें अपने शील्ड्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी सप्लाईज अपने लिए ले सको? ये सेंटेंस बर्फ के पानी की बाल्टी की तरह लगता है। दरवाजे के बाहर की हीट एक पल में बुझ जाती है और उसकी जगह डेड साइलेंस छा जाता है। मार्कस का चेहरा साफ तौर पर फ्रीज हो जाता है। उसका मुंह खुलता है। उसका गला पागलों की तरह काम कर रहा है। वो इसे डिनाई करना चाहता है, वो नो कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन इस रूल के अंडर वो वर्ड साक्षात मौत की साइट है। कहो कि ऐसा नहीं है और उसी स्पॉट पर ड्रॉप डेड। कहो कि मैंने ऐसा नहीं किया और पल भर में राख बन जाओ। वो ये सब निकल जाता है। उसका चेहरा फूल कर एक डीप अगली रेड हो जाता है। उसके माथे की वेन्स साफ तौर पर पल्स कर रही हैं और उसके पीछे खड़े नेबर्स, उनके एक्सप्रेशंस एक पल में शिफ्ट हो जाते हैं। एक बार जब सस्पिशन का सीड बो दिया जाता है और उसे अपोकलिप्टिक पैनिक का पानी मिलता है तो वो बहुत मैसिव और अनस्टॉपेबल बन जाता है। वेड का रेंच हवा में फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें मार्कस और मेरे बीच अनसर्टनली से फ्लिकर कर रही हैं। ये एक लाई है। मार्कस आखिरकार जोर लगाकर बोलता है। टेंशन से उसकी आवाज श्रिल हो चुकी है।
वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब हम अंदर पहुंच गए तो सब कुछ इक्वली स्प्लिट होगा। इक्वली स्प्लिट होगा। मैं एक सॉफ्ट लाफ निकालता हूं जो पूरी तरह मौकरी से भरी है। क्या यहाँ सबको सच में लगता है कि एक आदमी जो अपनी ही वाइफ को एक बार्गेनिंग चिप की तरह ट्रेड कर सकता है वो सच में तुम्हारे साथ कुछ भी इक्वली स्प्लिट करेगा? बाहर का कमोशन और तेज हो जाता है। लीसा मार्कस को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे कोई ट्रैश इंस्पेक्ट कर रहा हो। एड्रियन, अपना मुंह बंद रखो। मार्कस भड़कता है, उसका ह्यूमिलिएशन अब रेज में बदल रहा है। वो मेरे दरवाजे पर मुक्का मारता है, सब लोग अंदर घुसो, इसे तोड़ दो। जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कितना बोल्ड है। मैं झटके से डोर लॉक खोल देता हूँ। एक शार्प क्लिक जो डेड साइलेंट हॉलवे में किसी थंडरबोल्ट की तरह गूंजती है। बाहर के लोगों ने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं खुद दरवाजा खोल दूंगा। वो इंस्टिंक्टिवली आधा कदम पीछे हट जाते हैं। दरवाजा खुला है, लेकिन सिर्फ एक क्रैक के बराबर। स्टडी चेन अभी भी कसकर लॉक्ड है, जो उनकी दुनिया और मेरी दुनिया को कंप्लीटली सेपरेट रखे हुए है। मैं उस गैप के पीछे खड़ा हूं। मेरी एक आंख दिखाई दे रही है जो कोल्डली इस भीड़ को घूर रही है। आ जाओ फिर। कौन फर्स्ट मूव करना चाहता है? मैं बड़े आराम से अपनी पॉकेट में हाथ डालता हूं, एक यूटिलिटी नाइफ बाहर निकालता हूं और ब्लेड बाहर कर लेता हूं। उनकी आंखों में इस नाइफ का शायद कोई मतलब ना हो। नो बैन से रूल होने वाली दुनिया में लैंग्वेज ही इकलौता न्यूक्लियर वेपन है जो मायने रखता है। वेड, सही कहा ना? मैं उस ग्रुप के सबसे बड़े आदमी की तरफ देखता हूं। वो एक हैवी रेंच है जो तुमने पकड़ा हुआ है। अगर तुम इसका यूज मेरा दरवाजा तोड़ने के लिए करते हो तो क्या तुम होम इन्वेजन के रिस्क और अपनी फैमिली के हर इंसान की इंस्टेंट डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वेड का हाथ बुरी तरह झटके से काम जाता है। रेंच लगभग सीधे उसके ही पैर पर गिरने वाला होता है। ये एक लॉजिक ट्रैप है। रूल भले ही सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स को बैन करता हो, लेकिन वो इंटेंट को भी जज करता है। अगर मैं इसे रॉबरी डिफाइन कर दूं और वो इसे डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो नो नहीं कह सकता, तो लॉजिकली उसने इसे एडमिट कर लिया है। और एक बार जब मैं उसे उस हाई रिस्क लेबल को कंफर्म करने के लिए गाइड कर दूंगा तो उसके अंदर डेथ का फियर बिना किसी लिमिट के एक्सपैंड हो जाएगा। मैं वेड हकलाता है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। वो कहना चाहता है मैं यहाँ किसी को रॉब करने नहीं आया हूँ, लेकिन वो कह नहीं सकता। उसे एक क्वेश्चन ने हर एग्जिट सील कर दिया है। क्या बात है? वर्ड्स नहीं मिल रहे। मेरी नजरें कोल्ड रहती हैं जब मैं हॉलवे में मौजूद हर चेहरे को स्कैन करता हूँ। या फिर लीसा, क्या तुम मार्कस की मील के खातिर अपने चाइल्ड को इस दुनिया में एक ऑर्फन की तरह छोड़कर जाने के लिए तैयार हो? लीसा काम जाती है, उसकी आंखों की ग्रीड पल भर में मिट जाती है और उसकी जगह शेयर टेरर लेता है। वो झटके से ऐसे पीछे हटती है जैसे जल गई हो। देखा मार्कस? मैं गैप से उसकी तरफ देखता हूं। उसका चेहरा पूरी तरह ग्रे पड़ चुका है। कोई भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं है। मार्कस कोलैप्स होने की कगार पर डगमगा रहा है। उसे लगा था कि ये नंबर्स मुझे पीछे हटने पर फोर्स कर देंगे या कम से कम उन्हें अंदर घुसने का मौका दे देंगे। लेकिन वो भूल गया। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नो नहीं कह सकता, वहां हर वो पल जो डिनायल की मांग करता है वो एक डेथ सेंटेंस है जो बस गिरने का इंतजार कर रहा है। वो मेरे एक्यूजेशंस को रिफ्यूट नहीं कर सकता और वो रूल को ट्रिगर किए बिना इन लोगों को काम डाउन नहीं कर सकता। सब लोग। मार्कस एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करता है, मुझसे मुड़कर नेबर्स का सामना करता है। उसकी आंखें धधक रही हैं। हमारे पास सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसकी सप्लाईज छीन लें। या क्या तुम सब स्टार्व होकर मरना चाहते हो? स्टार्व होकर मरना? मैं उस वर्ड को पकड़ता हूं और अपना ब्लेड फिर से फेंकता हूं। अगर तुम्हें सबके स्टार्व होने की इतनी ही फिक्र है तो तुमने वो सॉसेजेस के 2 बॉक्सेस और चावल का वो बैग बाहर क्यों नहीं निकाला जो तुम अपने घर में हाइड कर रहे हो? इस बार हवा सिर्फ चिल ही नहीं होती, ये पूरी तरह सॉलिडिफाई हो जाती है। हॉलवे की हर एक आंख मार्कस पर किसी स्पॉटलाइट की तरह लॉक हो जाती है। भूखे जानवरों की वो प्रेडेटरी स्टेयर जिन्हें अभी अभी अपना प्रे मिल गया हो। मार्कस की प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसके घर में सच में चीजें स्टैश की हुई हैं। उसका फाइनल कार्ड। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे पता होगा। इसे यहीं सबके सामने एक्सपोज करने की बात तो छोड़ ही दो। तुम, ये नॉनसेंस है। वो इंस्टिंक्टिवली इसे डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ये नॉनसेंस किसी भी एब्सोल्यूट नेगेटिव वर्ड को कंटेन नहीं करता। तो वो पागलों की तरह डेथ के किनारे पर नाच रहा है। मैं नॉनसेंस बात कर रहा हूं। मैं मुस्कुराता हूं। ब्राइट, ओपन, डेवस्टेटिंग। तो क्या तुम अभी सबको अपने घर ले जाकर दिखाने के लिए तैयार हो? बस एक लुक। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने अपार्टमेंट की हर चीज दोनों हाथों से सौंप दूंगा। आर यू विलिंग? चेकमेट मार्कस। ये एक एब्सोल्यूट आइदर और सिचुएशन है। या तो वो सबको अपने अपार्टमेंट ले जाए, जो कुछ उसने हाइड किया है उसे एक्सपोज करे और नेबर्स उसे पूरी तरह साफ कर दें, या फिर वो रिफ्यूज कर दे। और हालांकि वो नो नहीं कह सकता, अगर वो साइलेंट रहता है या एक्सक्यूजेस बनाता है तो उसने इफेक्टिवली एडमिट कर लिया है कि वो सबको डिसीव कर रहा था, उन्हें कैनन फॉडर की तरह यूज कर रहा था और खुद के लिए होड़ कर रहा था।
पसीना मार्कस के माथे से बहकर उसकी आंखों में चुभ रहा है, लेकिन वो उसे पहुंचने तक की हिम्मत नहीं करता। वो अपने आसपास की आंखों को डाउट से एंगर और फिर आउटराइट हेट्रेड में शिफ्ट होते देखता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वेड, जाकर एक लुक लो। मैं बिल्कुल सही मोमेंट पर अपना फिनिशिंग ब्लो मारता हूं। वेड मुड़ता है, मार्कस को एक कोल्ड और फ्लैट स्टेयर देते हुए। मार्कस, एरियन की बात में पॉइंट है। चूंकि हम सब एक दूसरे की हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे घर से स्टार्ट क्यों नहीं करते? हाँ मार्कस, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि सब कुछ इक्वली स्प्लिट होगा? लीसा की आवाज शार्प और कटिंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि शेयरिंग की शुरुआत तुम्हारी चीजों से भी होनी चाहिए। बस कुछ ही सेंटेंसेस में हर वो वेपन जो मेरी तरफ पॉइंटेड था वो घूम गया है और सीधे मार्कस में जा घुसा है। ये अपोकलिप्स है, ये ह्यूमन नेचर है। सेल्फ इंटरेस्ट से स्ट्रॉन्गर कुछ नहीं होता और इससे तेज कुछ शैटर नहीं होता। मार्कस एक ब्लाइंड पैनिक में पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। उसकी पीठ मेरे दरवाजे टकराती है। उसे सूली पर चढ़ा दिया गया है और वो जल रहा है। मैं मेरा घर। मार्कस पूरी तरह टूट जाता है, एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वाइफ सिक है, चाबियां खो गई, लेकिन इस प्रेशर के आगे उसके ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी काफी नहीं है। वो टेरिफाइड है कि एक गलत वर्ड उसे उसी स्पॉट पे मार देगा, और इससे भी ज्यादा टेरिफाइड इस बात से है कि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो नेबर्स क्या करेंगे। मेरे सामने से हट जाओ। आखिर में फियर और रेज से अपनी लिमिट पार करते हुए वो सीधे वेड पर चिल्लाता है। वेड एकदम शांत हो जाता है, फिर उसके एक्सप्रेशन हार्ड हो जाते हैं। वो पाइप रेंच को जमीन पर पटकता है। फाइन मार्कस, तो हम सिर्फ तुम्हारे पॉन्स हैं। क्या यही बात है? वेड बाकी को जाने का इशारा करता है। चलो घर चले। अब से जो भी इस आदमी के मुंह लगेगा वो फूल होगा। वो क्राउड जितनी तेजी से इकट्ठा हुई थी उससे कहीं तेजी से डिस्पर्स हो जाती है। वो लोग यहाँ सिर्फ उस चीज के लिए आए थे जो उन्हें मिल सकती थी। अब जब उन्होंने मार्कस की असलियत देख ली है, एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ दिए सब कुछ लेना चाहता है और जो सप्लाईज होल्ड कर रहा है जिन्हें शेयर करने से उसने मना कर दिया था, ये रिजेंटमेंट खाली हाथ लौटने से कहीं ज्यादा तेज जल रही है। हॉलवे जल्दी ही खाली हो जाता है, जब तक कि सिर्फ मार्कस वहीं खड़ा नहीं रह जाता, मेरे दरवाजे के सहारे ऐसे झूलता हुआ जैसे उसकी स्पाइन की हर हड्डी निकाल ली गई हो। उस गैप से मैं सॉफ्टली बोलता हूँ, मार्कस, गेम तो बस अभी शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे एलाइज तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। मार्कस झटके से घूमता है, मेरे दरवाजे के उस गैप पर लॉक हो जाता है। उसकी आंखों की रेड वेन्स फटने को तैयार लग रही हैं। इस वक्त वो बिल्कुल एक रैब डॉग की तरह लग रहा है जो काटने के लिए डेस्पेरेट है, लेकिन जिसके सारे दांत टूट चुके हों। क्या तुम अब घर जाने के लिए तैयार हो? मैं फिर से पूछता हूँ, मेरी आवाज एक ओल्ड फ्रेंड की तरह वार्म और जेंटल है। या तुम यहीं रुककर मेरे अगले सवाल का इंतजार करना चाहोगे? कुछ ऐसा, तुम्हारी उस खूबसूरत वाइफ के बारे में कुछ और डिटेल्स। वाइफ शब्द मार्कस को ऐसे चुभता है जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। आज दोपहर का ह्यूमिलिएशन और आज रात की डिफीट दोनों मिलकर उसके बचे खुचे होश उड़ा देते हैं, लेकिन वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपना सारा गुस्सा पी जाता है और मेरे दरवाजे पर एक जोरदार किक मारता है, एक पावरलेस रेज के साथ दहाड़ता है और फिर पलटकर अपने दरवाजे की तरफ दौड़ता है। दरवाजा इतनी जोर से स्लैम होता है कि पूरी बिल्डिंग कांप जाती है। मैं बड़े आराम से अपना दरवाजा बंद करता हूँ। दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मुझे पता है ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। मार्कस जैसा आदमी जो सेल्फिशनेस में डूबा है और अपनी इमेज को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो अभी अभी सबके सामने टूट चुका है। उसका हर प्लान फेल हो चुका है और उसने पूरी बिल्डिंग के सामने अपना सोशल सुसाइड कर लिया है। उसका वो जहरीला गुस्सा अब कहीं नहीं जा सकता, ना मेरी तरफ ना पड़ोसियों की तरफ। तो उस बंद अपार्टमेंट के अंदर उस गुस्से को झेलने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बची है जिसे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानता है, नौरा। मैं दीवार के पास जाकर सुनने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगता। दूसरी तरफ कुछ टूटने की आवाज आती है, एक आदमी की पागलों जैसी गालियां और एक औरत का टूटा हुआ बेबस रोना। तुम किसी काम की नहीं हो, ट्रेटर। मार्कस की आवाज दो दीवारों को चीरती हुई मुझ तक आती है, बिल्कुल उसी धार के साथ। क्या तुमने उसे बताया कि हमारे पास फूड है? क्या वो तुम थी? एक तेज आवाज, एक थप्पड़ की गूंज और नौरा की दर्द भरी चीख सीधे दिल चीर देती है। मैं काउचता पर धंस जाता हूं और अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। एक एक करके सेकंड्स बीतते हैं। बाहर आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है। पड़ोस से आ रही वायलेंस की आवाजें काफी देर तक चलती रहती हैं और फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में खो जाती हैं। मुझे पता है वो पल आने वाला है। जो दरवाजा मार्कस ने अपने ही हाथों से बंद किया था वो बहुत जल्द फिर से खुलेगा। मैं अंधेरे में बैठकर शांति से अपने दरवाजे को देखता रहता हूँ और बिल्कुल वैसा ही होता है। करीब आधे घंटे बाद बाहर से दब पांव चलने की आवाज आती है और फिर एक नॉक इतनी हल्की कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लो, शुरू हो गया। मैं उठता हूँ, चलकर दरवाजे तक जाता हूँ और पीप होल से बाहर देखता हूँ।
हॉलवे की खिड़की से छनकर आती पीली चांदनी ने मुझे एक चेहरा दिखता है जिस पर आंसुओं के निशान और चोट के गहरे निशान है। ये नौरा है जिसने अपने बेटे लिटिल बेन को सीने से लगा रखा है। वो बस चुपचाप वहां खड़ी है। मुझे पता है वो क्या कर रही है। वो इस बात पर बेट लगा रही है कि मैं दरवाजा खोलूंगा या नहीं। बेशक मैं खोलूंगा, किसी दया की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मार्कस को पूरी तरह तोड़ने के लिए वो मेरी आखिरी पीस है। नौरा को अंदर लेना उसे इतना गहरा घाव देगा जितना कोई और चीज कभी नहीं दे सकती। मैं तुरंत हैंडल नहीं घुमाता, इसके बजाय मैं दरवाजे की ठंडी सतह के करीब जाता हूं और इतनी धीमी आवाज में बोलता हूं कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। नोरा, मेरे दरवाजे पर इस तरह खड़ी हो, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बाहर खड़ी वो परछाई अचानक से कांप उठती है। अंधेरे से उसकी कांपती हुई आवाज आती है। बस एक लफ्ज और फिर वो सिसक कर रो पड़ती है। मैं पेशेंटली इंतजार करता हूँ, एक हंटर की तरह जो बड़े प्यार से अपने प्रे को आगे बढ़ा रहा है। क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ फूड देने के लिए राजी हूँ? मैं उसके लिए ये बात पूरी करता हूँ। वो एक पल के लिए शांत हो जाती है, फिर एक हल्की लेकिन साफ आवाज आती है, हाँ, या फिर सच में यही बात है? मैं थोड़ा बदलता हूँ, मेरी आवाज में एक ठंडी स्क्रूटनी और धमकी घुल जाती है। क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पनाह देने और रहने के लिए एक सेफ जगह देने को तैयार हूँ? इस सवाल का वजन पिछले वाले से कहीं ज्यादा है। फूड लेना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन शेल्टर लेने का मतलब है पूरा बिट्रेयल और सरेंडर। बाहर की वो खामोशी पूरे आधे मिनट तक खिंच जाती है। मैं उसके अंदर चल रही जंग को महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार, जैसे अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाते हुए उसकी आवाज वापस आती है, भारी लेकिन स्टडी। हाँ, गुड। मैं धीरे से अपना हाथ लॉक पर रखता हूं और दरवाजा थोड़ा सा खोलता हूं। बस एक क्रैक। नोरा की हालत डेवस्टेटिंग लग रही है। उसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हैं। उसके होठों का कोना फटा हुआ है और खून रीस रहा है। उसके बाएं गाल पर 5 उंगलियों का एक गहरा निशान उभर आया है जो पहले ही पर्पल होने लगा है। नोरा, तो तुम असल में ये पूछना चाह रही हो कि क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करने और घर के रोजमर्रा के टास्क्स मैनेज करने के लिए तैयार हो, अपने और अपने बच्चे के फूड और एब्सोल्यूट सेफ्टी के बदले में? क्या ये सही है? मैं प्रोटेक्शन और हाउस होल्ड मैनेज करने पर खास जोर देता हूँ। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो बस एक सेकंड के लिए झिझकती है। तभी मार्कस की आवाज फिर से दीवार के पार से आती है, धीमी और मुश्किल से दबाए हुए गुस्से से भरी, जो किसी सांप की तरह उसके टखने से लिपट जाती है। वो बुरी तरह कांप उठती है, फिर सीधे मेरी तरफ देखती है और एक फर्म भारी नॉट देती है। हाँ, मैं एक तरफ हट जाता हूँ रास्ता खाली करते हुए। फिर कहता हूँ, वेलकम। नोरा ऐसे आगे बढ़ती है जैसे किसी प्रिजनर को माफी मिल गई हो। लिटिल बेन को कसकर पकड़े हुए वो लड़खड़ाते हुए आधी दौड़ते हुए दरवाजे से अंदर आ जाती है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, उसे लॉक करता हूँ और मार्कस की दुनिया को पूरी तरह से बाहर ही छोड़ देता हूँ। मार्कस एक जख्मी जानवर की तरह दहाड़ता है, जिसके बाद दरवाजे पर पागलों की तरह पीटने की आवाज आती है। तुम ट्रेटर, अभी बाहर निकलो। नौरा एकदम सुन्न पड़ जाती है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और वो लिटिल बेन को कसकर पकड़ लेती है, हवा में एक पत्ते की तरह कांपते हुए। मैं पास जाता हूँ और अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखता हूँ। डरो मत, तुम यहाँ सेफ हो। मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहता हूँ इस मोमेंट से। तुम और तुम्हारा बच्चा सेफ हो। वो ऊपर मेरी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर साफ डिसबिलीफ लिखा है। मैं काउच की तरफ इशारा करता हूँ। पहले आराम से सेटल हो जाओ, तुम्हारा वर्क ऑफिशियली कल से शुरू होगा। बाहर मार्कस की दहाड़ और दरवाजे पर वो पीटना किसी फ्यूरियस और पावरलेस रिक्वियम की तरह जारी रहता है, जबकि मेरे अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ शांति है। एक नए दिन की शुरुआत होती है, बगल से आ रही मार्कस की गालियों के साथ। इंसल्ट्स रुक रुक कर आ रही हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस वही घिसी पिटी गालियां रिपीट हो रही हैं। मैं उन सबको इग्नोर कर देता हूँ। मैं फ्रिज से मिल्क और टोस्ट निकालता हूँ और आराम से अपना ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। नोरा और लिटिल बेन काउच पर बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों साफ तौर पे टेंस और डरे हुए हैं। मैं उसके सामने एक प्लेट खिसकाता हूँ। खा लो, जब तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा वर्क शुरू होगा। नोरा उसे एक स्टार्टल डिसबिलीफ के साथ लेती है। वो बड़े ध्यान से लिटिल बेन को एक एक बाइट खिलाती है, खुद मुश्किल से ही कुछ छूती है। मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अपना हिस्सा खत्म करता हूँ और अपना मुंह पोंछता हूँ। स्टोरेज रूम से मैं एक वॉकी टॉकी और एक हैंड रिटन नोट लेता हूँ और उसे दे देता हूँ। ये लो, जाओ और 301 का दरवाजा नॉक करो। नोट में लिखा है, आंट में, क्या आप 3 लीटर क्रीम वाटर और 2 पैक इंस्टेंट नूडल्स के बदले अपने अपार्टमेंट की सारी सिगरेट्स और अल्कोहल ट्रेड करने के लिए तैयार हैं? वो डर से भरी आंखों से मेरी तरफ देखती है। मार्कस बाहर है, वो तुम्हें छुएगा भी नहीं। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरी आवाज एकदम शांत है।
तुम अब मेरी प्रोटेक्शन में हो। अगर वो तुम पे हाथ भी उठाता है तो वो सीधा मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझे मरने देने के लिए तैयार हो? मेरे अल्फाज को उसे हिम्मत देने लगते हैं। वो एक गहरी सांस लेती है जैसे कोई फैसला कर रही हो, फिर लिटिल बेन को उठाती है, वॉकी टॉकी और नोट लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। एंट्रेंस पर लगे कैमरा के जरिए मुझे हॉलवे का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नौरा 301 का दरवाजा नॉक करती है। ठीक उसी वक्त मार्कस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसने कई दिनों से शेव नहीं किया है, आंखें धंसी हुई हैं और उससे किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही है। तुम्हारी यहां शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाते हुए नौरा के बालों की तरफ झपटता है। वो चीखती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। मेरी आवाज वॉकी टॉकी से आती है, एकदम कोल्ड और पूरे हॉलवे में साफ गूंजती हुई। मार्कस, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे छूना चाहते हो? मार्कस पूरी तरह से जम जाता है। वो धीरे से अपना सिर घुमाता है और मेरी डोर कैमरा पर अपनी नजरें गड़ा देता है। उसकी आंखें ऐसे जल रही हैं जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाना चाहता हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। 301 का दरवाजा खुलता है। आंट में बाहर झांकती है। नोरा, जो अभी भी कांप रही है, वो नोट आगे बढ़ाती है। आंट में उसे पढ़ती हैं बिना किसी हेजिटेशन के, फिर अंदर जाती हैं और वापस आती हैं अपनी बाहों में ढेर सारी सिगरेट्स और बॉटल्स भरकर। ट्रेड पूरा हो जाता है। नोरा उन चीजों को कसकर पकड़ती है, सिर नीचे किए हुए, और बिना एक बार भी मार्कस की तरफ देखे तेजी से मेरे अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। बिल्कुल मार्कस के सामने मैं नौरा से वो सारी चीजें काउंट करवाता हूँ जो हमने अभी हासिल की हैं, और फिर लिटिल बेन को रिवॉर्ड के तौर पर एक सॉसेज थमा देता हूँ। वो नज़ारा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मार्कस एक तेज खौफनाक चीख मारता है। वोलेल कॉन्ग चीख मारता है। वो अपना आपा खो चुका है। एक पागल सांड की तरह मेरे दरवाजे पर झपटता है। मैं दरवाजा जोर से बंद कर देता हूँ। एक जोरदार क्रैश, और वो स्टील कोर सिक्योरिटी डोर भी, जिसे मैंने इतने भारी कॉस्ट पर रीइंफोर्स करवाया था, उसमें एक हल्का सा डेंट आ जाता है। नोरा और लिटिल बेन कोने में दुबक जाते हैं। दोनों डर के मारे सफेद पड़ चुके हैं। मैं मुस्कुराता हूं तो बात यहां तक आ पहुंची। सबसे प्रिमिटिव चाल और सबसे बड़ी बेवकूफी। मैं दरवाजे तक जाता हूं, पीप होल से देखने के लिए नहीं, बल्कि उसके बगल में लगे एक छोटे से इनकंस्पिकुअस स्विच को दबाने के लिए। बाहर मार्कस वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है और अचानक जम जाता है। कोई इनविजिबल चीज बहुत ही ट्रिमेंडस फोर्स के साथ उससे टकराती है। उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। हर मसल बुरी तरह कांपने लगती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक टूटी हुई हिसिंग आवाज उसके मुंह से निकलती है। वो हाई वोल्टेज ट्रैप ग्रिड जो मैंने डोर पैनल के अंदर इंस्टॉल किया था। कुछ सेकंड्स बाद मैं उसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। मार्कस कीचड़ की तरह दरवाजे से फिसलता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर से जलते हुए मांस की एक अजीब सी बदबू आ रही है। मैं दरवाजा बस हल्का सा खोलता हूँ, एक क्रैक जितना, इतना कि मैं उसे देख सकूं, और वो वहां किसी मरी हुई मछली की तरह पड़ा है, भारी और टूटी हुई सांसें लेते हुए। उसकी आंखों में अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक खोखले डिस्पेयर के। नौरा मेरे पीछे खड़ी है, उस आदमी को देख रही है जो कभी उसका पति हुआ करता था। उसके होंठ कांप रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। मोमेंट बिल्कुल सही है। मैं जमीन पर पड़े मार्कस को नीचे देखता हूँ और बहुत ही कोल्ड और डेलिब्रेट अंदाज में बोलता हूँ, मार्कस, क्या तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि अगर मैंने पहले से इस दरवाजे को रीइंफोर्स नहीं किया होता, अगर मैंने ये ग्रिड इंस्टॉल नहीं किया होता, तो तुम अभी अंदर घुस चुके होते? वो काम जाता है। अब उसके अंदर डिनाइल की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं और जोर डालता हूं, मेरी आवाज नीची है और मेरा हर एक लफ्ज उसे अंदर तक चीर रहा है। क्या तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि एक बार अंदर घुसने के बाद तुम मेरी हर एक सप्लाई छीन लेते और अपना सारा गुस्सा मुझ पर और नौरा पर निकाल देते, और ऐसा हार्म करते जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था? मार्कस के गले से एक फंसे हुए जानवर जैसी घबराहट भरी आवाज निकलती है। वो मेरे पीछे नौरा की तरफ देखता है और पहली बार उसकी आंखों में एक प्लीडिंग नजर आती है। नोरा इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट जाती है, उसकी नजरों से खुद को दूर करते हुए। वो एक कदम उसे पूरी तरह तोड़ देता है। मैं उसकी आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी बुझते हुए देखता हूं, और मैं अपना फाइनल जजमेंट सुनाता हूं, जो अपने आप में सबसे मर्सीफुल भी है। मार्कस, क्या तुम तैयार हो अपने अपार्टमेंट में बची हुई हर एक आखिरी सप्लाई मुझे देने के लिए, दिन में एक बार अपने बेटे को देखने के राइट के बदले में? मार्कस की पुतलियां पूरी तरह अनफोकस्ड हो जाती हैं, जैसे किसी जीव के शरीर से सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। कुछ सेकंड्स की डेड साइलेंस के बाद वो अपने गले से एक टूटा हुआ लफ्ज निकालता है, जैसे किसी जंग लगे हुए मेटल के आपस में घिसने की आवाज हो। हाँ, एक लफ्ज जो उसकी बची खुची सारी डिग्निटी और स्ट्रेंथ को सोख लेता है। मेरे पीछे नौरा बहुत ही हल्के से डगमगाती है और खुद को संभालने के लिए अपना हाथ दीवार पर टिका देती है।
मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजा बंद कर देता हूँ, उस तरफ के मलबे को बाहर ही छोड़कर। नौरा, क्या तुम सप्लाईज की इन्वेंट्री लेने में मेरी मदद करने को तैयार हो? मैं मुड़ता हूँ और उससे पूछता हूँ, हमेशा की तरह एकदम काम। वो चौंक कर अपनी आंखें खोलती है, डर और कंफ्यूजन उसकी आंखों में घूम रहे हैं, लेकिन आखिर में वो सब एक सुन्न और रिजाइंड एक्सेप्टेंस में बदल जाता है। वो नॉट करती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मार्कस अभी भी वहीं पड़ा है जहां वो गिरा था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह। मैं उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता। मैं सीधा हॉल पार करता हूँ, उस की का इस्तेमाल करता हूँ जो उसने अभी सरेंडर की थी उसका दरवाजा अनलॉक करने के लिए, और पसीने से भीगी हुई सड़ी और खट्टी हवा की एक मोटी सी वेव बाहर आती है। लिविंग रूम एक कबाड़ खाना बन चुका है। खाली इंस्टेंट नूडल कप्स और फटे हुए स्नैक रैपर्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। काउच दीवार के सहारे टेढ़ा पड़ा है, जिस पर अजीब से दाग लगे हैं जिनका नाम ना लेना ही बेहतर है। ये अब वो वार्म और साफ सुथरा घर नहीं रहा जो मुझे याद है, वो घर जहां कभी हंसी गूंजती थी। नौरा मेरे पीछे अंदर आती है। वो उस बर्बादी को एक नजर देखती है और उसकी आंखों के किनारे लाल हो जाते हैं। मुझे पता है वो क्या याद कर रही है, लेकिन मुझे उसे कोई कंफर्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नाटक बंद करो। तुम्हारे ये सस्ते आंसू किसी को पिघलाने वाले नहीं है, इस ट्रैश कैन को भी नहीं। नौरा जम जाती है, अपने आखिरी आंसुओं को भी जबरदस्ती वापस रोकते हुए। नौरा और मैं चुपचाप सप्लाईज को खींचना शुरू करते हैं। मार्कस के पास मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सामान था, जो मैंने पहले ही नौरा को दिया था। उसके अलावा क्रैकर्स के कई बॉक्सेस, कैंड गुड्स का ढेर और बिखरे हुए स्नैक्स थे। असली प्राइस था क्लीन वाटर के 2 बड़े ड्रम्स। जैसे ही मैं इमरजेंसी राशंस का आखिरी बॉक्स उठाता हूँ, एक ब्लैक हार्ड कवर नोटबुक उस बॉक्स और दीवार के बीच के गैप से फिसल कर जमीन पर एक तेज आवाज के साथ गिरती है। मैं जम जाता हूँ। नौरा भी उसे देखती है। वो इंस्टिंक्ट के तहत उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। इसे मत छूना। मेरी आवाज किसी कमांड की तरह निकलती है। मेरे दिमाग में हर एक अलार्म बजने लगता है। मार्कस का डायरी रखना, उसके जैसा आदमी इसके अंदर क्या हो सकता है? मैं नीचे बैठता हूँ, लेकिन अभी इसे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। मेरी आंखें एक सर्च लाइट की तरह इसके चप्पे चप्पे को टटोलती हैं। प्लेन ब्लैक कवर, कोई मार्किंग्स नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं। ये किसी पर्सनल डायरी जैसी नहीं लग रही, बल्कि एक लॉग बुक जैसी लग रही है। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। मेरी उंगलियां उसके ठंडे स्मूथ कवर को छूती हैं। धीरे से मैं पहला पेज पलटता हूँ। एक पागलों जैसी घबराई हुई लिखावट मेरी आंखों के सामने आती है। मंथ एक्स, डे एक्स, डैम इट। मैं वापस आ गया, वही मनहूस जगह, वही आखिरी रात। क्यों? मैं ही क्यों? मेरा दिल ऐसे बैठ जाता है जैसे किसी इनविजिबल मुट्ठी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। मेरे पूरे शरीर में ठंडे पसीने की एक लहर दौड़ जाती है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में मैं इकलौता रेवेनेंट हूं, वो जिसके हाथ में अल्टीमेट स्क्रिप्ट थी, एक गॉड। लेकिन ये नोटबुक मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगती है। मैं अकेला नहीं हूं मार्कस, वो भी एक रेवेनेंट है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ता है। दर्जनों डिटेल्स जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया था, वो अचानक जुड़कर एक क्लियर पिक्चर बन जाती हैं। डे 1 पर वो इतने सटीक तरीके से सीधे मेरे पास क्यों आया? मेरे स्टॉक पाइल को देखकर वो जरा सा भी सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ उसका भूखा था? मेरे लॉजिक फ्लिप पर उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे किया, इतनी जल्दी कि पड़ोसियों को तुरंत मेरे खिलाफ भड़का दिया? मैंने खुद को काम रखने की कोशिश की और आगे पढ़ना जारी रखा। एंट्रीज बहुत ही क्योटिक हैं, कच्ची गालियां, शुद्ध गुस्सा, लेकिन इसके अंदर छिपी है वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं डे 7 पर मर गया था। उस आदमी ने एक सिंगल काउंटर क्वेश्चन का इस्तेमाल करके मुझसे मेरी हर एक चीज छीन ली थी। मैं भूख से मर गया था। नहीं, ये सच नहीं है। मैं भूख से नहीं मरा था, मुझे उन्होंने मारा था। उस आदमी को नो बैन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये नो बैन उस डूम्सडे रूल का सबसे जानलेवा हिस्सा भी नहीं है। असली हॉरर तो उसके बाद आता है। वहां कुछ क्रीचर्स हैं, द साइलेंसर्स, जो नो शब्द सुनते ही एक इंस्टेंट लीथल फोर्स के साथ हमला करते हैं। उनमें से किसी को नो कहो और तुम उसी जगह चीर दिए जाओगे। हाँ हाँ, उस कमीने को लगा कि वो जीत गया। उसे कोई आइडिया नहीं था वो सारी सप्लाईज जो उसने चुराई थी वो उसे साइलेंसर का पहला टारगेट बना देंगी। इस बार मैं पहले चाल चलूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो डिस्पेयर झेला था, मैं उसे उसका एक एक कतरा महसूस कराऊंगा। मेरी उंगलियां नोटबुक के किनारे को इतनी जोर से कस लेती हैं कि मेरे नकल सफेद पड़ जाते हैं। तो मार्कस अपनी पिछली जिंदगी में मेरी वजह से भूख से नहीं मरा था। मेरे उससे सब कुछ छीन लेने के बाद उसका सामना साइलेंसर से हुआ था। वो उस डेथ क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, नो नहीं कह सका, और उन्होंने उसे मार डाला। और जब वो वापस आया तो मैं उसका पहला टारगेट था। उसे सिर्फ मेरी सप्लाईज नहीं चाहिए थी, वो चाहता था कि मैं बिल्कुल वैसे ही मरूं जैसे वो मरा था। क्या विशेष प्लान था! अगर मैं थोड़ा भी तेज नहीं होता तो आज जमीन पर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह मैं पड़ा होता। मैं नोटबुक बंद करता हूं और एक धीमी गहरी सांस लेता हूं। मेरे सीने में चल रही वो तेज धड़कन अब शांत होने लगती है।
उस डर से परे एक गहरी चीज जन्म लेती है, एक रिलीफ और एक्साइटमेंट का एक हल्का सा एहसास। मार्कस, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। ये इंटेल उन बॉक्सेस से 10,000 गुना ज्यादा कीमती है। गेम में एक और रेवेनेंट, सामना करने के लिए एक और तरह का मंस्टर। तो क्या हुआ? ये पूरा एंड ऑफ द वर्ल्ड गेम अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तभी बाहर कहीं से एक तेज चीख रात के अंधेरे को चीर देती है। वो किसी इंसान की आवाज नहीं है, वो हर तरह से खौफनाक है। नोरा और लिटिल पीट चीख उठते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैं खिड़की की तरफ जाता हूँ और पर्दे का कोना उठाता हूँ। असली अपोकलिप्स अब शुरू होता है। वो चीख ऐसी है जैसे किसी जंग लगी आरी को इस शांत रात पे आगे पीछे सजा रहा हो। मोटी दीवारों के पार से भी वो शरीर का एक रोंगटा खड़ा कर देती है। नोरा और लिटिल पीट डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुके हैं। वो सोफा के कोने में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम सुन। मैं धीरे से पर्दा हटाता हूँ। नीचे स्ट्रीट लाइट्स बुझ चुकी हैं। मुझे नहीं पता कब अंधेरे में एक मुड़ी तुड़ी सी फिगर हमारी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है, बहुत ही धीमी और खौफनाक चाल में। वो इंसान जैसी लग रही है, सीधे खड़े, चार अंग लेकिन जॉइंट्स पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। हर एक कदम के साथ एक अननेचुरल फुल बॉडी स्पैज्म होता है और हड्डियों के अपनी जगह से खिसकने की एक सूखी क्रैकिंग आवाज आती है। यही वो चीज है जिसे मार्कस ने अपनी डायरी में डिस्क्राइब किया था, द साइलेंसर। वो अपना सिर ऊपर उठाता है जहां एक चेहरा होना चाहिए था। वहां सिर्फ एक काला घूमता हुआ वॉइड है जो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। मैं अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लेता हूं, एक आवाज भी नहीं करता। फिर वो रुक जाता है। वो वॉइड सीधा उस तरफ मुड़ता है जहां मैं खड़ा हूं। एक कोल्ड, पूरी तरह से इमोशनलेस मेंटल ब्रॉडकास्ट सीधा मेरे दिमाग में गूंजता है। क्या तुम अपनी वार्मथ मेरे साथ शेयर करोगे? मेरी धड़कन रुक जाती है। यही तो है द डेथ क्वेश्चन। मार्कस की डायरी एकदम क्लियर थी। अपनी पिछली जिंदगी में एक साइलेंसर का वो डेथ क्वेश्चन ही था जिसने उसकी जान ली थी। नो नहीं कह सकता, ऐसा करते ही तुम इंस्टेंटली चीर दिए जाओगे। लेकिन यस बोलने से भी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है। ये क्वेश्चन पूरी तरह ट्रैप से भरा है। आखिर इस वार्मथ का मतलब क्या है? मेरी बॉडी हीट या मेरे रूम का टेम्परेचर? अगर मैं यस कह दूं तो क्या वह सीधा दीवार पार करके मेरी लाइफ खींच लेगा? मार्कस ने लिखा था कि एग्री करने के बाद वो उस क्रीचर की डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। यस कहने का मतलब है और भी कंडीशंस के लिए दरवाजा खोलना। चाहे जो हो, ये एक डेथ ट्रैप है। मेरा माइंड तेजी से दौड़ रहा है। स्टे काम, रूल्स रिजिड हैं लेकिन लोग नहीं। हर क्वेश्चन में एक लूप होल होता है। मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम कर सकता हूँ, उसे एक नई शेप दे सकता हूँ। मैं नीचे उस हॉरर पे अपनी नजरें गाड़ता हूँ और एक थॉट उसकी तरफ पुश करता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें ये कप ऑफ हॉट वाटर देने के लिए तैयार हूं इस शर्त पर कि तुम अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से वैनिश हो जाओ? इस मोमेंट में ये खौलता हुआ पानी ही मेरी इकलौती लाइफलाइन है जो वार्मथ के इस वेग कॉन्सेप्ट को कुछ कॉन्क्रीट बना रहा है, अपनी कंडीशन बीच में डालते हुए कि तुम डिसअपियर हो जाओ। अब वो साइलेंसर लॉक हो गया है। उसके चेहरे का वो वॉइड घूमना बंद कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी ऐसे लॉजिक लूप को प्रोसेस कर रहा है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया। एक एक सेकंड किसी सदी की तरह खिंच रहा है। मेरी पीठ कोल्ड स्वेट से पूरी तरह भीग चुकी है। फिर फाइनली वो इमोशनलेस आवाज दोबारा मेरे माइंड में गूंजती है। यस, जैसे ही यह आवाज आती है उस साइलेंसर की बॉडी फ्लिकर करने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह वैनिश हो जाता है। मैं बेट जीत गया, मेरी पूरी बॉडी जवाब दे जाती है। मैं उस ठंडी दीवार के सहारे नीचे गिर पड़ता हूँ, हांफते हुए। लेकिन इससे पहले कि मुझे कोई रिलीफ महसूस हो, एक जोरदार क्रैश से पूरा फ्लोर हिल जाता है। मार्कस का दरवाजा जोरदार ठोकर से खुल चुका है। मार्कस बाहर आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें ब्लडशॉट और चेहरे पर एक मैडमैन वाली मुस्कान। वह मुझे जिंदा और खड़ा हुआ देखता है। वह मेरे पीछे नोरा और उस बच्चे को देखता है। उसका चेहरा और भी ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है। क्यों? तुम अब भी जिंदा क्यों हो? वह किसी फंसे हुए जानवर की तरह स्क्रीम करता है। ठीक उसी मोमेंट वह साइलेंसर जो अभी वैनिश हुआ था बिना किसी वार्निंग के हॉलवे में फिर से रीअपियर होता है, सीधा मार्कस के रास्ते में। वह वॉइड अब मार्कस की तरफ घूमता है। वह कोल्ड मेंटल ब्रॉडकास्ट एक बार फिर से आता है। क्या तुम अपना डिस्पेयर मेरे साथ शेयर करोगे? हर कोई सुन्न पड़ जाता है। मार्कस एकदम सुन्न हो जाता है और फिर वो इतनी जोर से हंसता है कि पूरा हॉलवे गूंज उठता है। हाँ, डिस्पेयर? डैम इट, अब मेरे पास बचा ही क्या है सिवाय डिस्पेयर के? तुम्हें चाहिए? ले लो इसका एक एक कतरा। लगातार हंसते हुए वो अपनी बाहें फैलाता है और सीधा उस साइलेंसर की तरफ बढ़ने लगता है। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, एक मोमेंट का भी हेजिटेशन नहीं। वह अपनी फैमिली खो चुका था, अपना सारा स्टॉक पाइल सामान गंवा चुका था, उसका रिवेंज फेल हो गया था और जिस नाइटमेयर से उसे लगा था कि वो एस्केप कर चुका है, उसी ने उसका शिकार कर लिया।
उसका माइंड पहले ही खत्म हो चुका था। मार्कस के लिए डेथ ही शायद बाहर निकलने का इकलौता रास्ता था। वह साइलेंसर उसके आंसर से बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है। अगले ही इंस्टेंट वह इतनी तेजी से मूव करता है कि मेरी आंखें उसे फॉलो नहीं कर पाती। मुझे बस एक डार्क शेप ऊपर की तरफ झपटती हुई दिखाई देती है, हवा की एक तेज सीटी, और फिर उसकी फॉर्म के अंदर से ब्लैक टेंड्रिल्स का एक बर्स्ट फट पड़ता है जो मार्कस को ब्लेड्स की तरह चीर देता है। मार्कस जमीन पर गिर पड़ता है। नोरा स्क्रीम करती है और वहीं कोलैप्स हो जाती है। मैं लिटिल पीट की आंखों पर कसकर अपने हाथ रख देता हूँ। वह साइलेंसर मार्कस की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। जब वह वैनिश होता है, हॉलवे में अब बस खून की वह थिक सफोकेटिंग महक बची है। मेरे सीने में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, रिवेंज का कोई नशा नहीं। असली रिकनिंग ये पता चला है अपने दुश्मन को मरते हुए देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जब वो मरता है तो तुम्हें एब्सोल्युटली नथिंग फील होता है। मार्कस मर चुका है, लेकिन ये मैड वर्ल्ड तो बस अभी शुरू ही हुआ है। जब सर्वाइवल ही दांव पर हो तो पर्सनल ग्रजेस धूल में मिल जाते हैं। तभी नीचे से एक और स्क्रीम फट पड़ती है। ये एक इंसान की थी, जिसके बाद एक कमजोर बूढ़ी आवाज आती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। वह आवाज वह ओल्ड वॉल्ट है। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं भूख से लगभग मरने वाला था तो नीचे रहने वाले ओल्ड वॉल्ट ने ही छुपकर मेरे दरवाजे की दरार से आधा स्टीम्ड बन अंदर खिसकाया था। मैं खिड़की की तरफ झपटता हूँ। एक और साइलेंसर ने ओल्ड वॉल्ट को नीचे फ्लावर बेड के पास कॉर्नर कर लिया है। एक कोल्ड मेंटल ब्रॉडकास्ट हवा में गूंजने लगता है, और इस मोमेंट में मेरा खून पहले से कहीं ज्यादा खौलने लगता है। उसी इंस्टेंट मैं अपना डिसीजन ले लेता हूँ। नोरा, होल्ड फोर्ट, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे अपना दरवाजा मत खोलना। मैं टेबल पे रखी हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल की बोतल और विंड प्रूफ लाइटर उठाता हूँ, झटके से दरवाजा खोलता हूँ और स्टेयरवेल की तरफ स्प्रिंट करता हूँ। मैं नीचे उस साइलेंसर पर चिल्लाता हूँ, ठीक उसी वक्त जब वह अपने टेंडल्स को ओल्ड वॉल्ट की तरफ बढ़ा रहा होता है। ओए नीचे उस फेसलेस चीज, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम उस सूखे हुए बूढ़े आदमी को छोड़ने के लिए तैयार हो, इस शर्त पर कि ऊपर से एक यंग और फुल ऑफ लाइफ इंसान सीधा चलकर तुम्हारे पास आ जाए? नीचे की हवा फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंसर मिड स्ट्राइक में लॉक हो जाता है। वो फेसलेस वर्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, उस डार्क स्टेयरवेल से मुझे घूरते हुए। वह लॉजिक फ्लिप फिर से काम कर गया। एक मरते हुए बूढ़े की तुलना में मेरी जैसी फ्रेशली रीबॉर्न सोल किसी ऑल यू कैन ईट फीस्ट से कम नहीं है। एक ग्रीडी और फ्रोजन मेंटल ब्रॉडकास्ट मेरे माइंड में तेजी से आता है। यस, वो ओल्ड वर्ल्ड को छोड़ देता है और चारों पैरों पर टेरिफाइंग स्पीड से मेरी तरफ आता है। भागो, मेरी फिक्र मत करो। ओल्ड वर्ल्ड की टूटी हुई चीख नीचे से गूंजती है। मेरे चेहरे पर एक वाइल्ड सी मुस्कान आ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो इन रूल्स से चलती है, रनिंग सबसे यूजलेस चीज है जो तुम कर सकते हो। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है अटैक करना। मैं खुद को सेकंड और थर्ड फ्लोर्स के बीच की लैंडिंग पर जमा लेता हूँ। नैरो टाइट, एक परफेक्ट किल जोन। जैसे ही उसका शेप कोना मुड़कर मेरी लाइन ऑफ साइट में आता है, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। मैं उस खुली अल्कोहल बॉटल को सीधा उस वॉइड के सेंटर में फेंक मारता हूँ। फिर मैं अपना विंड प्रूफ लाइटर क्लिक करता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि अपनी इस कोल्ड बॉडी को गर्म करने के लिए क्या तुम आग के इस पैशनेट बैप्टिज्म को एक्सेप्ट करना चाहोगे? वह साइलेंसर अब भी पैशनेट और वार्म को प्रोसेस कर रहा है। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे किसी ऐसी चीज को रिफ्यूज नहीं करने देंगे जो इतनी पॉजिटिव साउंड करती हो। एक ही इंस्टेंट में उस नैरो स्टेयरवेल के बीच ब्लू फ्लेम भड़क उठती है। वह अल्कोहल उसकी स्किन पर चिपक जाती है और किसी जलती हुई सड़ांत की तरह उसे पकड़ लेती है। वह साइलेंसर एक ईयर स्प्लिटिंग चीख मारता है। यह आग नहीं है जो उसे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट है। वह इस वायलेंट फिजिकल एगनी को वार्मथ के कॉन्सेप्ट के साथ मिला नहीं पा रहा है, और उसका रूल कोर पूरी तरह मेल्ट डाउन में चला जाता है। वह दीवारों से टकराता है। उसके ब्लैक टेंडल्स पागलों की तरह छटपटाते हैं, सीढ़ियों की रेलिंग को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तो क्या तुम अभी इसी वक्त अपनी सांसें रोकना चाहोगे ताकि ये पेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए? ये एक परफेक्ट डेथ ट्रैप है। उस पेन को खत्म करने के लिए उसे सांस रोकना अग्री करना ही होगा। वह साइलेंसर आग की लपटों के बीच वायलेंटली तड़पता है। उसके माइंड में यह शब्द पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हो पाता कि उसकी बॉडी एक पंक्चर्ड बॉल की तरह पिचक जाती है, ब्लैक लिक्विड के एक पूल में कोलैप्स हो जाती है और आग में जलकर खाक हो जाती है। मैं दीवार के सहारे टिक जाता हूँ, हवा निगलता हुआ। मेरा हार्ट मेरी पसलियों से टकरा रहा है। मैं एक बार फिर जीत गया। ओल्ड वॉल्ट लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। अब भी कांप रहे हैं, उनके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और वो घुटनों के बल बैठने ही वाले हैं। मैं उन्हें नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरी नजरें पहले ही उनके पीछे उन दरवाजों पर जा चुकी हैं जो स्टेयरवेल में ऊपर नीचे खुल रहे हैं। इस कमोशन ने पूरी बिल्डिंग को जगा दिया है। उन्होंने मुझे उस साइलेंसर को मारते हुए देखा है, उन्होंने मुझे उस बूढ़े आदमी को बचाते हुए देखा है, और अब उन आंखों में सिर्फ फियर नहीं है,
उनमें हंगर है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास पावर है और मेरे पास सप्लाईज है। ओल्ड वॉल्ट में अपनी आवाज ऊंची करता हूँ। सर्दियों की हवा जैसी कोल्ड और कटिंग पहले कभी तुमने मुझे आधा बंद दिया था। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस दे दी। वह डेट सेटल हो गया। मैं उन्हें छोड़ देता हूँ और अपने पीठ के पीछे से वह बोन नाइफ निकाल लेता हूँ। उस ब्लेड पर आग की रोशनी चमकती है। मैं धीरे धीरे हॉलवे के सेंटर में चलता हूँ। मेरी आंखें बाहर झांक रहे हर चेहरे पर घूमती हैं। पड़ोसियों, क्या बहुत देख लिया? एकदम डेड साइलेंस, किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें वह चाहिए जो मेरे पास है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। मैं एक कोल्ड लाफ हंसता हूं। फाइन। जैसे ही यह शब्द गूंजता है, कई दरवाजे और चौड़े खुल जाते हैं, लेकिन फिर मेरी टोन शार्प और डेडली हो जाती है। तुम सबने देखा कि मार्कस के साथ क्या हुआ। तुमने देखा कि उन दो साइलेंसर्स के साथ क्या हुआ। जो कोई भी 10 मिनट्स और जिंदा रहना चाहता है, अपनी सारी सप्लाईज लेकर आओ, मेरे दरवाजे पर मिलो। ऑफ कोर्स मैं अपने हाथ में चाकू को धीरे से घुमाता हूँ। तुम चाहो तो ना आने का चूज कर सकते हो। उस केस में मैं तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर रहा होऊंगा एक क्वेश्चन के साथ। उस मोमेंट में मैं अब वह इंसान नहीं रहा जिसे मार्कस डराया करता था। मैं इस बिल्डिंग का जज हूँ। 10 मिनट्स बाद थर्ड फ्लोर का हॉलवे पूरी तरह पैक्ड है। कोई भी उस बात पर गैम्बल करने की हिम्मत नहीं करता कि वह क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ तक कि फिफ्थ फ्लोर का सबसे एग्रेसिव आदमी भी, जो पूरी तरह टैटूज से ढका है, क्राउड में चुपचाप खड़ा है, इंस्टेंट नूडल्स का एक बॉक्स पकड़े हुए, अपनी गर्दन झुकाए हुए। फियर असल में कंट्रोल का सबसे बेहतरीन टूल है। कोई भी ऑर्डर हमेशा एब्सोल्यूट फोर्स पर ही टिका होता है। नोरा दरवाजा खोलती है और इस सीन को देखती है। उसका हाथ सीधा उसके मुंह पर चला जाता है। नोरा, एक नोटबुक लाओ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस ऑर्डर देता हूँ। आज से तुम सारी सप्लाईज रन करोगी। सब कुछ सेंट्रल स्टोर में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पे बेस्ड होगा कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओल्ड वॉल्ट और आप जैसे लोग, आपका काम है उन पर नजर रखना। कोई भी सप्लाईज छुपाए या मेरी पीठ पीछे कोई भी मूव्स चले, आप मुझे तुरंत बताएंगे। ओल्ड वॉल्ट ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें दशकों पहले खोई हुई कोई चीज मिल गई हो। ठीक है एरियन, यू हैव माई वर्ड, अब किसी को ट्राई करने दो। भीड़ में से कोई अपने होठ हिलाता है। ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट करने वाला है। मेरी एक नजर पड़ते ही वे तुरंत अपना सिर झुका लेते हैं। मैं किसी डेड वेट को साथ लेकर नहीं चलता। मैं अपने ही बीच से आने वाले थ्रेट्स को टॉलरेट नहीं करता। मैं इस भीड़ को देखता हूं और अपना नए ऑर्डर का पहला आयरन रूल सामने रखता हूं। इस कंपाउंड में मेरे क्वेश्चंस ही लॉ हैं। तुम्हें सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है, यस। अब मुझे बताओ, क्या तुम सरवाइव करने के लिए अपनी लॉयल्टी और अपनी जिंदगी मेरी कमांड के नीचे रखने के लिए तैयार हो? दर्जनों आवाजें उस नैरो हॉलवे में गूंज उठती हैं, फटी हुई, अनइवन, लेकिन डिस्पेयर की गहराइयों से एक साथ उठती हुई। यस, उस मोमेंट के बाद से एक ऑर्डिनरी सर्वाइवर की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। उसकी जगह जो चीज लेती है वह कुछ नया है। इस बिल्डिंग का एब्सोल्यूट रूलर आने वाले हफ्ते में मैं उन्हें लीड करता हूं ताकि वे स्टेयरवेल्स को रीइंफोर्स कर सकें, लोअर फ्लोर्स की हर खिड़की को सील कर सकें और इस पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एक स्टील फोर्ट्रेस में बदल सके। मैं उन्हें सिखाता हूं कि साइलेंसर के डेथ क्वेश्चंस को डॉज करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं उन्हें सिखाता हूं कि रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए लीडिंग क्वेश्चंस का कैसे इस्तेमाल करें। ये ग्रुप बड़ा होता है, लोग एक साथ मिलकर रहना शुरू करते हैं। एक बार जब ये कॉम्पाउंड अपनी रिदम पकड़ लेता है तो मैं सिर्फ नाम को छोड़कर हर तरह से अनडिस्प्यूटेड रूलर बन जाता हूं। नोरा मेरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करती है। ओल्ड वॉल्ट मेरी आंखें और कान हैं, जो रोज हॉल्स में घूमते हैं, हर कंप्लेंट और हर सस्पिशियस मूव को पिक करते हुए। लेकिन तुम जितने ज्यादा लोगों को गैदर करते हो, चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे लगता है कि उसने रूल्स को क्रैक कर लिया है और वह मेरे एक्सपेंस पर यह प्रूव करना चाहता है। आज का चैलेंजर आगे आता है, चश्मा पहने एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी। उसका नाम लियोन है। जब उसने कंपाउंड ज्वाइन किया था तो वह सबको खुश करने के लिए ईगर था। उसे रेडियो इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा पता था। उसने हमारे ट्रांसमीटर को फिर से काम करने लायक बना दिया। उस चीज की कोई वैल्यू थी। अब वो सप्लाई स्टेशंस पे खड़ा है, नोरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को कॉम्पाउंड की कुछ चीजों के बदले ट्रेड करना चाहूंगा। क्या यह पॉसिबल होगा? नोरा मेरे सेट किए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिस्पॉन्ड करते हुए। तो आपके कहने का मतलब है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को हमारे स्टोर से इक्वल वैल्यू की सप्लाईज के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। क्या यह करेक्ट है? ये मेरा पहला फायरवॉल है। एक्सचेंज को हमेशा इक्वल वैल्यू से एंकर करके रखो। लियोन अपने ग्लासेस ऊपर खिसकाता है। उसके लेंस पर रोशनी की एक चमक दौड़ जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस कंपाउंड के नेता होने के नाते हमारे आधे कैन गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे, मेरे इस प्रॉमिस के बदले कि मैं फ्यूचर में आपको एक क्रिटिकल
लाइफ सेविंग इंटेलिजेंस दूंगा। पूरा कमरा इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। हर आंख उन कैंस से हटकर मेरे चेहरे पर टिक जाती है। हमारे आधे कैंड गुड्स ये कॉम्पाउंड की पूरी हार्ड करेंसी का लगभग आधा हिस्सा है, जिसे एक वेग अनवेरिफाइबल प्रॉमिस के लिए ट्रेड किया जा रहा है। क्या शानदार कॉन जॉब है। बिना कुछ दिए सब कुछ ले लेना। और वो नोरा से नहीं पूछ रहा, वो मुझसे पूछ रहा है। वह नो बैन का इस्तेमाल सर्जिकल प्रिसिशन के साथ कर रहा है। अगर मैं नो कहता हूं तो कोई नहीं जानता कि ये डूम्सडे रूल मेरे साथ क्या करेगा, और किसी में ये पता लगाने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यस कहता हूं तो मेरी अथॉरिटी एक इंस्टेंट में कोलैप्स हो जाएगी। अगर आज वह एक प्रॉमिस को हमारे आधे कैंस के लिए ट्रेड कर सकता है, तो कल कोई भूत की कहानी सुनाकर हमारा सारा पानी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। पूरा ऑर्डर बिखर जाएगा। मैं अपनी बाहें खोलता हूं और धीरे माइनस धीरे क्राउड के पीछे से बाहर आता हूं, ठीक उसके सामने आकर रुकते हुए। मैं स्माइल करता हूं। लियोन, ये बहुत ही वेल फॉर्म्ड क्वेश्चन है। वह अपने होठों की मुस्कान को रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे ये पूरी तरह से समझ नहीं आया। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन को कुछ ज्यादा प्रिसाइज चीज में ट्रांसलेट करने में मदद करूं, ताकि यहां मौजूद हर कोई ये समझ सके कि तुम्हारा एग्जैक्ट मतलब क्या है? मैं उसकी नजरों से नजरें मिलाता हूं। इससे पहले कि वो आंसर दे सके, मैं फायर कर देता हूं। जो तुम असल में पूछ रहे हो वो यह है कि तुम पर्सनली हर इंसान के आधे सर्वाइवल राशंस तुम्हें फ्री में सौंपने के लिए तैयार हो लियोन? सिर्फ एक वर्बल प्रॉमिस पर गैम्बल करने के लिए जिसकी वैल्यू शायद एब्सोल्युटली नथिंग निकले। क्या तुम यही पूछ रहे हो? मेरी आवाज शार्पली ऊंची होती है। एक एक शब्द कमरे में बुलेट की तरह लगता है। लियोन के चेहरे से वह सारी स्मगनेस एक ही इंस्टेंट में गायब हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने उसके खेल में हिस्सा नहीं लिया। मैंने उसकी उस घटिया सी स्कीम को फाड़ कर सबके सामने रख दिया, ताकि हर कोई उसे देख सके। भीड़ में हलचल होती है। लियोन की तरफ देखने वाली नजरें अब क्यूरियस से कोल्ड हो चुकी हैं। उसके माथे पर पसीना छलक आता है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि वह नो नहीं कह सकता। जिस मोमेंट वो ऐसा करेगा, ये मान लेना होगा कि उसके क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्टली वही था जो मैंने कहा। मैं कदम आगे बढ़ाता हूं जब तक कि मैं लगभग उसके चेहरे के पास नहीं पहुंच जाता, अपनी आवाज को धीमा करते हुए, बस इतनी तेज कि हम दोनों ही सुन सके। मेरे साथ गेम्स मत खेलो। फिर मैं तेजी से पीछे हटता हूं, वापस भीड़ की तरफ मुड़ते हुए। या शायद लियोन, तुम असल में यहां मौजूद हर इंसान से एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहते हो। मेरी आंखें हर चेहरे पर घूमती हैं। क्या तुम असल में यहाँ मौजूद हर इंसान से ये नहीं पूछ रहे हो? क्या तुम किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो जो इस अपोकलिप्स के बीच में कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि लूपहोल्स के जरिए इस कॉम्पाउंड को पूरी तरह खाली करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ सबको फूल समझ रहा है? भीड़ भड़क उठती है। नो वे, इसका यही मतलब था। डैम इट, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। हमारी आधी कैंस के लिए बस एक प्रॉमिस वो चाहता है, हम सब फ्री में वर्क करें। लियोन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो मेरी एक भी बात को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि डूम्सडे रूल की चेन उसके गले में कसकर बंधी है। उसकी साइलेंस का हर एक सेकंड उसका कन्फेशन है। मैं शांत रहने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ। लियोन, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने का एक फाइनल चांस दे रहा हूँ। मैं अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिका देता हूँ, उसे नजरें चुराने की कोशिश करते हुए देखता हूँ, और स्लोली क्लियरली बोलता हूँ, क्या तुम आखिर में सबसे यही सवाल नहीं पूछना चाहते कि सब लोग, मैं लियोन, एक पल के लिए अपना माइंड खो बैठा था और अपने इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव को डैमेज करने के लिए एक लॉजिक ट्रैप यूज करने की कोशिश की। मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। क्या आप लोग मुझे इस कंपाउंड से हमेशा के लिए बाहर जाने देने को विलिंग हैं? हॉलवे डेड साइलेंस छा जाता है। लियोन कांप रहा है। हर कोई उसे देख रहा है, उसके ये पूछने का वेट कर रहा है, या यूं कहूं मेरे उसके लिए ये पूछने का वेट कर रहा है। वो नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा। मैं क्राउड की तरफ मुड़ता हूं और अपनी आवाज तेज करता हूं। क्या आप सब एक ऐसे इंसान को रिमूव करने के लिए विलिंग हैं जिसने हमें डिवाइड करने की कोशिश की, और ये मेक श्योर करने के लिए तैयार हैं कि उसे हमें वापस उस अबिस में धकेलने का सेकंड या थर्ड चांस कभी ना मिले? हाँ, उसे बाहर निकालो। इस बार जवाब एक ही आवाज में आता है, एकदम डेफिनिंग। नो बैन के चलते ये इस कंपाउंड का पहला यूनानिमस वोट बन जाता है। लियोन जमीन पर गिर पड़ता है, उसका चेहरा राख की तरह बेजान हो चुका है। मैं नीचे उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे सीने में कोई रहन नहीं है। तुमने सुन लिया। मैं मुड़ जाता हूँ और पलटकर नहीं देखता। नोरा, इसे एक बॉटल वाटर और क्रैकर्स का एक पैक दो, और फिर बाहर का रास्ता दिखाओ। इस मोमेंट में मेरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफिशियली और कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो चुकी है। तभी कोने में रखा वो रेडियो, वही जिसे लियोन ने फिक्स किया था, अचानक स्टैटिक की एक तेज आवाज के साथ क्रैकल करने लगता है, और एक आदमी की आवाज आती है, गहरी और एक कैवर्नस गूंज के साथ। इस सिटी के सर्वाइवर्स, हेलो, क्या आप अपना ये पॉइंटलेस रेजिस्टेंस छोड़कर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए विलिंग है? आवाज ऐसी लग रही है जैसे किसी गहरी खाई से उठ रही हो।
लो क्वालिटी सिग्नल को चीरती हुई सीधे कमरे में मौजूद हर इंसान के कानों में गूंज रही है। अपनी सारी सप्लाईज हमें हैंड ओवर कर दो, अपनी इस मजाकिया प्राइवेट टेरिटरीज को छोड़ दो और एक एफिशिएंट यूनिफाइड मैनेजमेंट के आगे सबमिट कर दो। क्या आप विलिंग हैं? ब्रॉडकास्ट पर बोल रहा वो आदमी ना चिल्लाता है ना धमकी देता है। उसकी टोन किसी वेदर रिपोर्ट की तरह एकदम काम है, और यही कामनेस आपके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है। ये खुलेआम चली गई एक चाल है, दिन के उजाले में बिछाया गया एक मैसिव ट्रैप जिसे आप चाहकर भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। हॉलवे में डर किसी इनविजिबल टाइड की तरह फैल जाता है। ओल्ड वॉल्ट के होंठ कांप रहे हैं। वो मेरी तरफ देखता है, आंखों में पैनिक भरा है। नोरा बिना कुछ सोचे लिटिल पीट को अपने पीछे खींच लेती है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। कमरे में मौजूद हर एक आंख मुझ पर किसी स्पॉटलाइट की तरह टिक जाती है। उनकी आंखों में मैं वो इंसान हूं जो इन रूल से लड़ सकता है, एक गॉड। लेकिन सच मुझे पता है, मैं कोई गॉड नहीं हूं। मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं जो बाकियों से एक बार ज्यादा मरा है। इस ब्रॉडकास्ट वाला आदमी मार्कस या लियोन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो छोटे मोटे अपॉर्चुनिस्ट थे जो सिर्फ लुटना जानते थे। ये इंसान सिर्फ डूम्सडे रूल को समझता ही नहीं है, बल्कि उसने इसे इसकी मैक्सिमम पावर तक एम्पलीफाई करने का तरीका ढूंढ लिया है। मॉस ब्रॉडकास्ट। उसे किसी भी दरवाजे पर नॉक करने की जरूरत नहीं है। वो एक जगह बैठकर पूरी सिटी को एड्रेस करता है, अपने सिग्नल की रेंज में आने वाले हर इंसान पर अपनी विल थोप रहा है। इसका वेट मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा है। मैं कमरे में उन डरे हुए चेहरों को देखता हूँ, नोरा की बाहों में लिटिल पीट की बड़ी बड़ी नासमझ आंखों को देखता हूँ। नहीं, मैं हेल से लड़कर वापस आया हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी अलग जगह पर किसी अलग तरीके से फिर से मर जाऊं। मैं एक धीमी और गहरी सांस लेता हूं और अपने अंदर उठ रहे फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर को जबरदस्ती नीचे दबा लेता हूं। मैं उन सब की तरफ देखता हूं और स्लोली बोलता हूं, मैं हमेशा से एक माउंटेन था, स्ट्रीम नहीं। सब ब्लैंक होकर घूरते हैं, कोई कुछ नहीं समझता। मैं मुस्कुराता हूं, एक ऐसी स्माइल जिसमें कोई वार्मथ नहीं है, सिर्फ कोल्ड एजेस हैं। एक स्ट्रीम बड़ी नदी में समा जाती है, लेकिन एक माउंटेन अपनी जगह पर डटा रहता है। मैं उस क्रैकलिंग रेडियो के पास जाता हूं और कमरे में मौजूद हर सुन्न चेहरे के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। मैं स्लोली उसके एंटेना को मोड़ता हूं जब तक कि वो टूट नहीं जाता। एक क्लीन शार्प क्रैक और ब्रॉडकास्ट कटकर साइलेंस में बदल जाता है। एक झटके में पूरी दुनिया शांत हो जाती है। मैं उस स्टन क्राउड की तरफ मुड़ता हूं। उसने हमसे पूछा कि क्या हम विलिंग हैं, लेकिन वो भूल गया हमारे पास क्वेश्चंस पूछने का राइट भी है। यहाँ रुकने का मतलब है अपना वो राइट किसी और को हैंड ओवर कर देना। हम सब कसाई के तख्ते पर रखे बकरों की तरह होंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो? कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनकी तनी हुई मुट्ठियां और लाल आंखें मुझे मेरा जवाब दे चुकी हैं। मैं उस दीवार के पास जाता हूँ जहां हमने एक सप्लाई रन पर मिला सिटी मैप टांगा था। मेरी उंगली मैप के सेंटर पर जाकर टिक जाती है। ब्रॉडकास्ट टावर की मार्क्ड लोकेशन। इससे पहले कि वो हमें ढूंढे, हम उसे ढूंढेंगे। मैं नौरा की तरफ मुड़ता हूँ और ऑर्डर देता हूँ। वो तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है। अपनी सारे वेपन्स और यूजेबल व्हीकल्स की इन्वेंट्री लो। सबसे स्ट्रांग और शार्प 3 लोगों को पिक करो, एक स्ट्राइक टीम बनाओ। यस, ओल्ड वॉल्ट, तुम और बाकी सब लोग इस बिल्डिंग का फाइनल रीइंफोर्समेंट शुरू करो अभी। इस मोमेंट से ये जगह हमारा फोर्ट्रेस और हमारा फॉल बैक है। मैं रुकता हूँ। मेरी नजरें कमरे में मौजूद हर एक इंसान पर जाती हैं। याद रहे, हम सरेंडर नहीं करने वाले, हम नेगोशिएट नहीं करने वाले। मेरी आवाज भारी हो जाती है जिसमें एक फाइनल डिसीजन का वेट है। मैं उसे ये बताने जा रहा हूं कि इस सिटी के 2 रूलर्स हैं। यूं कहूं बहुत जल्द सिर्फ एक ही होगा। हम एक मॉडिफाइड एसयूवी ड्राइव कर रहे हैं जिसके फ्रंट में आर्मर्ड स्टील लगा है, और इस डेड सिटी से एक साइलेंट प्रेडेटर की तरह गुजर रहे हैं। अंदर कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इंजन की गहरी रंबल और टायरों के नीचे बजरी के कुचलने की आवाज है। वो 3 लोग जिन्हें नौरा ने सेलेक्ट किया था, रेक्स जो एक्स मिलिट्री है, ड्राइव कर रहा है और वॉच पर है, और ट्विन ब्रदर्स ब्रूनो और प्रीमो, फॉर्मर जिम ट्रेनर्स, जो दीवारों की तरह चौड़े हैं और दोनों ने एक फायर एक्स पकड़ रखी है। हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं। उनका कंपाउंड मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हेवीली फोर्टिफाइड है। रेक्स फर्स्ट चेक पॉइंट से 50 मीटर दूर व्हीकल को रोक देता है। अब क्या करें? वो आर्म्ड है। उसकी आवाज में टेंशन है। मैं दरवाजा खोलता हूं और अकेला बाहर निकलता हूं। चेक पॉइंट के पीछे कम से कम 5 या 6 गन बैरल सीधे मेरी तरफ पॉइंटेड है। सामने खड़ा आदमी दूर से चिल्लाता है, क्या तुम अभी पीछे मुड़कर यहां से लीव करने के लिए विलिंग हो? एक स्मार्ट ओपनिंग मूव। मैं ना हाँ कह सकता हूं और ना ना, क्योंकि अगर मैं ना कहता हूं तो डूम्सडे रूल के लिटिल टर्म्स के हिसाब से मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं लीव करने से रिफ्यूज करता हूं, जिसका मतलब है कि मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूं। लेकिन मैं मुस्कुराता हूं। मैं अपने कदम जमाता हूं और क्लियर आवाज में जवाब देता हूं, मैं यहाँ तुम्हारे नेता के लिए आया हूं।
मुझे बताओ, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं अपने सारे डिफेंसेस लोअर करके अकेले तुम्हारे बेस में वॉक करूं और तुम्हारी क्वेश्चनिंग के आगे सबमिट कर दूं? मैंने एक पोटेंशियल हॉस्टिलिटी वाले मूव को पकड़कर उसे एक क्वेश्चन में रिफ्रेम कर दिया है जो वो मुझसे पूछ रहे हैं। वो गार्ड साफ तौर पर फ्रीज हो जाता है। उसने इस काउंटर की उम्मीद नहीं की थी। कुछ सेकंड्स के लिए हवा जैसे जम सी जाती है। फिर उसके बगल के रेडियो से एक आवाज क्रैकल होती है, अम्यूज्ड और अनहरीड। इंटरेस्टिंग, उसे अंदर आने दो। वो चेन लिंक गेट स्लोली खुलता है। मैं पीछे रेक्स और बाकी लोगों की तरफ देखता हूँ। एक स्टेडी लुक जो कहता है शांत रहो, और फिर मैं अकेला अंदर वॉक करता हूँ। मुझे ब्रॉडकास्ट टावर के अंदर ले जाया जाता है, जो अब एक वास्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है। लोग हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खौफनाक साइलेंस है। हर चेहरा ब्लैंक है। एक ऐसा ऑर्डर जो आपकी हड्डियों तक में ठंडक दौड़ा दे। टॉप फ्लोर पर मेन ब्रॉडकास्ट हॉल में आखिरकार मैं उनके नेता से मिलता हूँ। वो MID 40S का लग रहा है, गोल्ड रिम ग्लासेस और एक क्लीन वाइट शर्ट। वो किसी एपोकलिप्स वॉरलॉर्ड से ज्यादा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगा है। वो एक वाइड ब्रॉडकास्ट डेस्क के पीछे बैठा है, कामली अपने ग्लासेस साफ करते हुए। वेलकम, वो कहता है अपने लेंसेज के पीछे से सिर उठाते हुए। उसकी आंखें किसी चील की तरह शार्प हैं। वो गेस्ट जो लॉजिक से लड़ता है, और तुम जरूर वो होगे जिसे क्वेश्चंस पूछना पसंद है। मैं बिना इनवाइट किए उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूँ। वो मुस्कुराता है, जिसे देखकर लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस अपोकलिप्स में इंटेलिजेंस ही पावर है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो अपने ग्लासेस वापस पहनता है और हल्का सा आगे झुकता है, उंगलियां डेस्क पर आपस में फंसी हुई। तुम्हारे यहाँ आने ने मुझे सच में सरप्राइज किया है। मैंने अज्यूम किया था कि इस सिटी में मैं ही इकलौता क्लियर हेडेड इंसान बचा हूँ। अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो मुझे प्रोब करने के लिए उस ब्रॉडकास्ट का यूज क्यों किया? क्या ये थोड़ा पॉइंटलेस नहीं लगता? मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। वो कोई प्रोब नहीं था। वो सिर हिलाता है, उसकी स्माइल और गहरी हो जाती है। वो एक डिक्लेरेशन था। मैं बस अपनी प्रेजेंस अनाउंस कर रहा था और उन बेवकूफों को क्लियर आउट कर रहा था जिन्हें रूल समझ भी नहीं आते। उसका हर लफ्ज एक अनडिस्गाइज्ड एरोगेंस और ह्यूमन लाइफ के लिए कंप्लीट इंडिफरेंस से टपक रहा है। मेरा दिमाग हाई गियर में शिफ्ट हो जाता है। यह आदमी मार्कस से 10,000 गुना ज्यादा डेंजरस है। मार्कस की लालच और क्रूरल्टी उसके चेहरे पर दिखती थी। इस आदमी का इविल लॉजिक और इंटेलिजेंस में लिपटा हुआ है, जो कंपोजर की लेयर्स के नीचे छिपा है। उसे चीजें छीनने में मजा नहीं आता। उसे अपनी इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस से हर चीज को कंट्रोल करने का प्लेजर पसंद है। वो मुझे स्टडी करता है और फिर अपना पहला असली क्वेश्चन उछालता है। चूंकि तुम मेरे पास वॉलंटरीली आए हो, तो मैं अज्यूम करता हूं कि तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। तो क्या तुम सभी सर्वाइवर्स के फ्यूचर के लिए अपनी इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट करने और हमें ज्वाइन करने के लिए विलिंग हो? ये क्वेश्चन किसी भी चीज से 100 गुना ज्यादा विशेष है। जो नीचे वाले गार्ड ने कहा था, यह दिखने में एक अच्छे ऑफर जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं ऐसे काउंटर करने में फेल हो गया, तो मैंने इम्प्लिसिटली अपने ऊपर उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है। मेरा दिमाग हर एक वर्ड को चीर कर देखता है। कंट्रीब्यूट जॉइनस हर एक लफ्ज एक हायरार्की का हिंट दे रहा है। जहां मैं उससे नीचे हूं, उसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। उसे एक क्लेवर सबॉर्डिनेट चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखता हूं और मुस्कुराता हूं। प्रोफेसर, ये एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, लेकिन जवाब देने से पहले क्या मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि क्या आप सच में ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी टीम के साथ एज एन इक्वल कोलैबोरेट करने और एक ऐसा प्लान जॉइंटली डेवलप करने के लिए विलिंग हूं जो हर इंसान के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि सिर्फ आप पर अपनी यूनिलैटरल लॉयल्टी प्लेज करूं? मैंने कंट्रीब्यूट को कोलैबोरेट एज इक्वल से स्वैप कर दिया और ज्वाइन यू को जॉइंटली डेवलप से रिप्लेस कर दिया है। पहली बार प्रोफेसर की वो स्माइल फ्रीज हो जाती है। वो पूरे 10 सेकेंड्स तक मुझे खामोशी से घूरता है। उसकी आंखों का वो अम्यूजमेंट अब उस इंसान की केयरफुल चौकसी में बदल चुका है, जिसे आखिरकार अपनी टक्कर का कोई मिल गया हो। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शार्प हो। वो अचानक बात घुमाता है। क्या तुम्हें ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से इस तरह का ऑर्डर कैसे बिल्ड कर पाया? मेरे जवाब का वेट किए बिना वो खुद ही आंसर देता है, क्योंकि रूल्स को खुद अपग्रेड किया जा सकता है। जब कोई इंसान 100 से ज्यादा लोगों की विल को सक्सेसफुली कंट्रोल करने के लिए रूल्स का यूज करता है, तो वो एक रूल विश अर्न करता है। ये बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी फर्स्ट विश ये थी कि जो कोई भी मेरे खिलाफ रेजिस्टेंस का ख्याल अपने दिमाग में लाएगा, उसे तुरंत सुइयों के चुभने जैसा एक शार्प पेन महसूस होगा। और बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर एस्टैब्लिश हो गया। प्रोफेसर की आंखों में एक पागलपन वाली चमक दिखाई देती है। मेरे दिमाग में एक सिहरन दौड़ जाती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि यहाँ सब किसी हॉलो शेल की तरह मूव कर रहे हैं। वो रेजिस्ट करने से रिफ्यूज नहीं करते। वो खुद को इसके बारे में सोचने तक की परमिशन नहीं दे सकते। वो अब पीछे की तरफ झुकता है, अपने टोटल कंट्रोल वाले पोस्चर में वापस सोलेज सेटल होते हुए। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे इक्वालिटी पर बात करने की स्टैंडिंग रखते हो? उसे लगता है कि इस रेवलेशन ने मुझे तोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने अभी
माइनस अभी उसकी हर एक बात में सबसे फेटल ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया है। मैं उसे वहां अपनी ही जीनियस पर पूरे स्मग सेटिस्फैक्शन के साथ बैठे हुए देखता हूँ और मुझे अचानक ये सब बहुत मजेदार और पैथेटिक लगता है। प्रोफेसर का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। मैं खड़ा होता हूँ। मैं उसकी तरफ नहीं देखता। इसके बजाय मैं हॉल में मौजूद उसके लोगों की तरफ देखता हूँ जो मेरे एक लफ्ज से पहले ही बेचैन होने लगे हैं। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और पॉइंट करता हूँ प्रोफेसर की तरफ स्लोली और डेलिबरेटली, जैसे मैं कोई पब्लिक वर्डिक्ट सुना रहा हूँ। मेरी आवाज लाउड नहीं है लेकिन वो हर एक सीने पर बिजली की तरह गिरती है। प्रोफेसर, क्या सच में आप अपने फॉलोअर्स से यही सवाल नहीं पूछना चाहते? क्या आप लोग एक अकेले इंसान के एम्बिशन के लिए इनोसेंट सर्वाइवर्स पर अटैक करने और साइलेंसर्स की तरह ही इनह्यूमन बनने के लिए विलिंग हैं? मेरा सवाल हॉल में ठहरे हुए पानी में किसी बम की तरह गिरता है। पूरा कमरा इस इम्पैक्ट से गूंज उठता है। हर आंख प्रोफेसर पर टिक जाती है। उनके चेहरों की वो ब्लैंक एम्प्टीनेस अब जा चुकी है। उसकी जगह डर, डाउट और सालों से दबे हुए गुस्से की एक हल्की सी चिंगारी ने ले ली है। एक मॉन्स्टर बनना, इनोसेंट सर्वाइवर्स पर अटैक करना, ये अल्फाज उनके अंदर बचे हुए आखिरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट पर चोट करते हैं। प्रोफेसर का चेहरा सलीटी से एकदम सफेद पड़ जाता है। वो धक्का देकर अपनी कुर्सी से उठता है। उसका वो कीमती रूल जिस पर उसे इतना घमंड था, ऐसा लगता है कि उसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे सवाल को किसी हाँ या ना की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस उनकी तरफ से वो सवाल पूछ लिया है जो उनके दिलों के सबसे गहरे हिस्से में दफन था। वो हार गया। जिस पल मैंने वो सवाल पूछा, सब कुछ वहीं खत्म हो गया। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। प्रोफेसर आखिरकार टूट जाता है। उसकी आवाज तेज और फटी हुई सी निकलती है। वो मेरी तरफ एक कांपती हुई उंगली उठाता है। तुम उनके माइंड्स को ट्विस्ट कर रहे हो। क्या तुम असल में सबसे ये नहीं पूछ रहे कि क्या आप एक आउटसाइडर पे बिलीव करने और उस स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने देने के लिए विलिंग है जिसे हमने इतनी मेहनत से बिल्ड किया है? उसका फाइनल काउंटर मूव आउटसाइडर और इनस्टेबिलिटी का यूज करके मेरे और बाकी सबके बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश। बहुत देर हो चुकी है। मैं उसके सवाल को एक्नॉलेज भी नहीं करता। मैं कमरे की तरफ देखता हूँ, एकदम काम, और मेरा एक एक लफ्ज डेलिबरेट है। मैं यहाँ किसी और के एम्पायर में एब्जॉर्ब होने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हर एक स्ट्रगलिंग स्ट्रीम को एक डायरेक्शन देने आया हूँ, एक ऐसी राह जो किसी बहुत बड़ी मंजिल तक जाती है। मैं रुकता हूँ उन डगमगाते चेहरों को देखते हुए। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसका कोई आंसर नहीं चाहिए। क्या आप मेरे साथ मिलकर एक ऐसा ऑर्डर बिल्ड करने के लिए विलिंग है जो असल में सर्वाइवल के लिए हो, किसी एक इंसान के एम्बिशन के लिए नहीं? एक ऐसा ऑर्डर जो साइलेंसर्स के खिलाफ डटकर खड़ा हो और हमें चैन से रात को सोने दे बिना इस डर के कि कल हमें जबरदस्ती एग्जीक्यूशनर्स बनना पड़ेगा। मेरे बात खत्म करते ही भीड़ में हलचल और फुसफुसाहट की एक ना रुकने वाली लहर दौड़ जाती है। प्रोफेसर का इनर सर्कल, उसके दोनों तरफ खड़े वो आर्म्ड गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके वेपन्स पर उनकी पकड़ चुपचाप ढीली पड़ जाती है। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। प्रोफेसर अपने लोगों को अपना साथ छोड़ते हुए देखता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। वो अपनी कुर्सी में ऐसे धंस जाता है जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां पिघल गई हों। वो पूरी तरह से क्रश हो चुका है। मैं उसे दोबारा पलट कर नहीं देखता। मैं मुड़ता हूँ और नीचे चला जाता हूँ और किसी को भेजकर नोरा और ओल्ड वॉल्ट को ऊपर बुलवा लेता हूँ। उनके आते ही मैं ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर देता हूँ, सप्लाईज और पर्सनल का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए। हर चीज परफेक्ट ऑर्डर में मूव कर रही है, जैसे हमेशा से हम ही यहाँ बिलोंग करते थे। ये सब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मूथली हो जाता है। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाता हूँ और नीचे प्लाजा में देखता हूँ। मेरे लोग और प्रोफेसर के फॉर्मर फॉलोअर्स बहुत ही सावधानी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मर्ज हो रहे हैं। एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा सर्वाइवर कॉम्पाउंड मेरे पैरों के नीचे आकार ले रहा है। आज से मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो सरवाइव करने के लिए अकेला लड़ रहा है। मैं एक नेता बन चुका हूं। कभी बिना किसी वार्निंग के मेरे दिमाग में एक कोल्ड मैकेनिकल चाइम बजती है, जानी पहचानी और डरा देने वाली। रुकी शील्ड, एक्सपायर्ड, डूम्सडे रूल, अपडेटिंग।